जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज की शुरुआत हमने एक लेक्चर पहले कर दी थी। एक लेक्चर ऑलरेडी इस सीरीज का हो चुका है और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जिस चैनल पर अभी आप मुझे देख रहे हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आपको पिछला लेक्चर भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ एमपी करंट अफेयर्स के लिए संदेश मैगजीन की सीरीज को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको संदेश मैगजीन की सीरीज भी जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। हमारी मुहिम लगातार नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए सेम है कि हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पूरा करंट अफेयर्स पिछले एक साल का कंप्लीट करेंगे। 1000 एमसीक्यूज, वो भी क्वालिटी वाले 1000 एमसीक्यूज, जिनको बनाने के लिए टोटल 5000 एमसीक्यूज को छाना गया है। उसके बाद ये 1000 प्रश्न बनाए गए हैं। 20 लेक्चर की ये टोटल सीरीज रहेगी, यानी कि प्रत्येक लेक्चर में हम लोग 50 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे विद डिटेल एनालिसिस, और ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, चलिए तो ऑडियो एंड वीडियो उम्मीद करता हूं जी हाँ बढ़िया चल रही है। और वीडियो को 2x पे देखिएगा, नहीं तो आप फिर कहेंगे कि ज़्यादा समय ले लेते हैं सर, तो एक्सप्लेनेशन में समय लगता है, इसीलिए आप 2x पे देखेंगे तो बहुत बढ़िया अनुभव आपको रहेगा। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों हमको हमारे सामने नजर आता है, बहुत बढ़िया प्रश्न। और आप यहां पर देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने ऊपर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 51। तो आप ये मत घबराइएगा कि सर 51 से क्यों शुरू कर रहे हो। टोटल 1000 एमसीक्यू की सीरीज है, पिछले लेक्चर में 50 हो चुके हैं, तो आज 51 से शुरू होंगे। 100 तक आज कंप्लीट हो जाएंगे तो तीसरे लेक्चर में 101 से शुरू होंगे, है ना। चलिए तो पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न क्या कहता है, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड, विच कंट्री, है ना, यानी कि कौन से देश ने हाल ही में, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू एग्जिट द WHO। मतलब बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि कौन सा वो देश है जिसने हाल ही में इस बात की अनाउंसमेंट करी है, घोषणा करी है कि वो WHO से खुद को अलग कर रहा है, WHO की सदस्यता से खुद को हटा रहा है। क्यों? क्योंकि उस देश का ये मानना है कि जब कोविड-19 की महामारी आई थी तब WHO ने कुछ खास काम किया नहीं था। अब चूंकि WHO ने कुछ खास काम किया नहीं है तो फिर उसका मेंबर बनने का क्या ही फायदा। समझ रहे हैं आप बात को? एक मिनट रुकिएगा जरा, ये माइक की व्यवस्था को थोड़ा सा ठीक किया जाए। तो उस देश का ये कहना है कि भैया जब तुम कोविड-19 पेंडेमिक को सही तरीके से मैनेज कर ही नहीं पाए तो हम क्यों रहें तुम्हारा हिस्सा। तो किस देश ने बाहर निकलने का फैसला लिया है, लगा के देखें आप आंसर। अमेरिका, फ्रांस, यूके या ब्राजील। दोस्तों बड़े बड़े से फैसले, निकलना, बाहर जाना, ये सब बड़े बड़े फैसले तो बड़े ही देश कर पाते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी शायद क्या पता न्यूज में कभी देखा हो, इसका सही आंसर है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा है कि हम WHO के काम करने के तरीके से सेटिस्फाई नहीं है, हम संतुष्ट नहीं हैं, इसीलिए अब हम WHO का हिस्सा नहीं रहेंगे। ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने कह दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न हमसे कहता है कि हाल ही में समाचारों में चर्चा हो रही थी एक नाम की, जिसका क्या है वो नाम, भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र। तो भार्गवास्त्र क्या चीज है? आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, रिसेंटली न्यूज में था, चर्चा में था भार्गवास्त्र। तो भार्गवास्त्र क्या है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से छोड़ा जाता है, एयर में जाने वाली मिसाइल है। एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, यानी कि जो पनडुब्बियां होती हैं समुद्र के नीचे, जो सबमरीन्स रहती हैं, वो जो मिसाइल लॉन्च करती हैं, टॉर्पीडो कहते हैं जिसे समुद्री भाषा में, क्या ये वो है? या फिर ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, यानी कि बहुत तेजी से चलने वाला वाहन है भार्गवास्त्र। या फिर ये एक स्वार्म ड्रोन काउंटर मेजर सिस्टम है। स्वार्म ड्रोन समझते हैं, जब बहुत सारे ड्रोन्स गुच्छे में अटैक करते हैं ना तो उसको स्वार्म कहते हैं। स्वार्म का मतलब ही क्या हो गया? गुच्छा। आपने देखे होंगे बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक गुच्छे में आते हैं अटैक करने। तो क्या ये उसको खत्म करने के लिए एक मिसाइल जो है बनाई गई है, काउंटर मेजर सिस्टम बनाया गया है।
आपको चुनना है मन से, आपको जो सही लगे वो आपका उसको चुनाव करना है। यहां पर जो इस प्रश्न में सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? जो सही आंसर है वो है कि भार्गवस्त्र ये एक स्वाम ड्रोन प्रतिरोध प्रणाली है। यानी कि जब भी ड्रोन्स गुच्छे में आते हैं तो उन गुच्छे में आए हुए ड्रोन्स को खत्म करने के लिए भार्गवस्त्र बनाया गया है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई? यूनिट 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रश्न जो है ये देखने को आपको मिलेगा। देखें इसके एक्सप्लेनेशन में हमने यहां पर क्या जोड़ा है। साफ आपको देखने को मिलेगा कि ये जो भार्गवस्त्र है इसका बहुत ही सफल परीक्षण हुआ था। कब? मई 2025 में हुआ था। और कहां हुआ था? गोपालपुर उड़ीसा में हुआ था। आप तो केवल इतना याद रखिए कि उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण जो है हुआ था। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? इसको जो है सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया है। सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। भारत में ही इसका निर्माण हुआ है। और ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है? जब भी ड्रोन्स स्वाम में आते हैं, यानी कि जब भी गुच्छे में ड्रोन्स आते हैं तो उनको जो है ये नाकामयाब कर देता है। ठीक है। और जैसा अभी पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध हुआ, युद्ध तो नहीं कहेंगे, संघर्ष कहेंगे, तो जो संघर्ष हुआ तो उसमें जो है तुर्की की तरफ से बहुत सारे स्वाम ड्रोन्स छोड़े गए थे भारत के ओर, मतलब भारत के ऊपर। तो उस टाइम पर ऐसे सिस्टम की हमको बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है। ठीक है। तो स्वाम ड्रोन सिस्टम को खत्म करने के लिए भार्गवस्त्र जो है बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हमारा यहां पर क्या कहता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है क्योंकि ये इसरो के 100वें मिशन से संबंधित है। सोच लो इसरो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 7 के नजरिए से भी। क्या बोलता है कि हाल ही में इसरो का जो 100वां मिशन था, इसरो का जो 100वां मिशन था, तो इसरो ने अपने 100वें मिशन में सतीश धवन स्पेस सेंटर से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से कौन सी सैटेलाइट को लॉन्च किया? सोचिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखते ही समझ में आ रहा है कितना कीमती है। इसरो का 100वां मिशन जिसमें इसरो ने कौन सी सैटेलाइट को लॉन्च किया? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां आता है? सतीश धवन स्पेस सेंटर आता है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा दोस्तों कहां आता है? तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में। श्रीहरिकोटा कहां आता है? तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में। और तिरुपति डिस्ट्रिक्ट कहां आता है दोस्तों? तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। पहली चीज, कौन सी सैटेलाइट को लॉन्च किया है? और जिस हिसाब से यहां पर ऑप्शंस डिजाइन किए हैं, बहुत ही शानदार ऑप्शंस हैं। NVS 02, GSAT 30, पोयम 4, ये तो एक मिशन था, मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया भी था। या फिर कार्टोसैट 3। कंफ्यूज करने के लिए बेहतरीन प्रश्न है, और अगर इसके बारे में व्यक्ति ने नहीं पढ़ा होगा तो इसको सॉल्व कर पाना मुश्किल रहेगा, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसरो का 100वां मिशन, नाम क्या है? कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करी? तो दोस्तों इसरो के 100वें मिशन में जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है वो है NVS 02। ठीक है। NVS 02 ये इसरो के नाविक सिस्टम से संबंधित है। ये इसरो के नाविक सिस्टम से, ये इसरो के नाविक, ये इसरो के नाविक सिस्टम से संबंधित है। ये इसरो के नाविक सिस्टम से संबंधित है। इतनी बात क्लियर हुई? बोले सर नाविक क्या होता है? नाविक क्या होता है सर? तो नाविक दोस्तों बड़ी सिंपल सी चीज है। जैसे अमेरिका की गूगल कंपनी है और गूगल कंपनी का गूगल मैप्स है, ऐसे ही इसरो का गूगल मैप समझ लो आप नाविक। ठीक है। तो नाविक जो है ये अमेरिका के जीपीएस सिस्टम की तरह है। ये अमेरिका के जीपीएस सिस्टम की तरह है। ये अमेरिका के जीपीएस सिस्टम की तरह है। ठीक है। सैटेलाइट का नाम याद रहेगा NVS 02। और NVS 02 नाम दिख रहा है तो मतलब इससे पहले NVS 01 भी रही होगी। जी हां, वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है NVS 01, और ये NVS 02 लॉन्च हुई है इसरो के 100वें मिशन पे। ठीक है। पूरी जानकारी हमने आपको यहां पर दे दी है। ठीक है। नाविक वाली जानकारी भी हमने आपको दे दी है।
NVS-02 ये जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है, इसको लॉन्च करने के लिए कौन से स्पेसक्राफ्ट को, कौन से यान को यूज किया गया है? तो GSLV F-15 है ना, GSLV F-15 ये यहां पर हमारा लॉन्च व्हीकल है, ये हमारा यहां पर लॉन्च व्हीकल है जिसके माध्यम से NVS-02 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए वापस से फिर से रिपीट होके लिखा है, लॉन्च व्हीकल का नाम GSLV F-15 और सैटेलाइट का नाम NVS-02। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ओहो अल्टीमेट लेवल, वापस से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत की सबसे पहली स्वदेशी निर्मित एंटीबायोटिक, बेहतरीन अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। और इसीलिए मैं दोस्तों आपको लगातार कहता हूं कि ये जो 1000 प्रश्न बनाए हैं, ये 5000 छांट कर बनाए हैं। आप खुद ही पढ़ के देखें कि आपको खुद से व्यक्ति क्या है कि आप लोग जिस स्टेज पर आ चुके हो ना, आप लोग जिस स्टेज पर आ चुके हो, आपको पढ़ के ही महसूस हो जाता है कि क्या चीज आपके लिए सही है और कैसा पैटर्न पर आयोग जो है पूछता है। तो भारत की सबसे पहली स्वदेशी निर्मित एंटीबायोटिक क्या नाम है? अजीथ्रोमाइसिन तो नाम नहीं है, अजीथ्रोमाइसिन तो विदेशी है, बाहर से आ रही है। उसके बाद सीफ्रोलाइक्सिन, उसके बाद है एमिक्लोसिन और एक है कौन सी? नेफिथ्रोमाइसिन। दोस्तों इनमें जो सही नाम है ना, इसमें जो सही नाम है वो क्या है? इसका जो सही नाम है दोस्तों वो है नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये इंडिया की पहली स्वदेशी निर्मित एंटीबायोटिक है। और पता है इसमें खासियत क्या है? भाई भारत पहली बार कोई एंटीबायोटिक बना रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ खासियत तो होगी। तो दोस्तों ये उस बैक्टीरिया पे काम करता है, ये ऐसे बैक्टीरिया पर काम करता है, ये ऐसे बैक्टीरिया पर काम करता है, ये ऐसे बैक्टीरिया पर काम करता है जो बैक्टीरिया खुद को ड्रग्स के प्रति, जो बैक्टीरिया खुद को ड्रग्स के प्रति इम्यून बना चुका है। मतलब दोस्तों ऐसा बैक्टीरिया जिसको जब आप दवाई देते हो ना तो वो दवाई से नशे करता है, मरता नहीं है। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? खुद को रेजिस्टेंट बना लेते हैं कि आप उनको दवाई दोगे तो उल्टा दवाई खाने से उनको नशे हो रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, वो खत्म नहीं हो रहे। तो ऐसे बैक्टीरिया को मारने के लिए बनाई है भारत की सबसे पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक। क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो कि ये नपे तुले हर किस्म के बैक्टीरिया को मारती है। तो नपे तुले बैक्टीरिया को नेफिथ्रोमाइसिन जो है मार देती है। ठीक है, तो यहां पर जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसमें मैंने यहां पर लिखा भी है कि ये किस तरह के बैक्टीरिया को मारती है। ये ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को मारती है, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो दवाओं से अपना नशा करता है, उल्टा मरता नहीं है, लेकिन उस बैक्टीरिया को मारेगी नेफिथ्रोमाइसिन। अब ये खास तौर पे ये नेफिथ्रोमाइसिन किसके लिए बनाई गई है ये भी हमको जानना जरूरी है। तो दोस्तों एक यहां पर एक बीमारी जो है लिखी है, बीमारी का नाम क्या है? अंग्रेजी में ही पढ़िए आप, बीमारी का नाम तो ज्यादा उचित है। कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया, यानी कि जो निमोनिया की बीमारी है और उसमें भी एक विशेष कैटेगरी उन्होंने बता दी है, कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया, CABP। तो ये CABP जो है याद रखिएगा कि नेफिथ्रोमाइसिन का मुख्य उद्देश्य कौन सी बीमारी के इलाज के हेतु है? तो CABP, कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया। ओके, चलिए नेफिथ्रोमाइसिन याद रखिएगा। बहुत शानदार प्रश्न था। एक और दोस्तों बहुत प्यारा प्रश्न हमको यहां पर देखने को मिलता है, आप इधर पढ़ के देखें क्या लिखा है। कल्पा भूमा, इधर भी देखें कल्पा भूमा, भूमि नहीं है, कल्पा भूमा। तो देखते हैं, नगर वासियों के लिए मुख्य रूप से शाक सब्जी फल और फूल उगाने हेतु कल्प भूमा नामक जैव उर्वरक किस शोध संस्थान ने लॉन्च किया है? बड़ा सिंपल सा है कि ये जो कल्पा भूमा है ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर है, यानी कि जैव उर्वरक आप इसको कह लीजिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप इसको कह लीजिए।
और ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो शहरों में निवास करते हैं, क्योंकि शहरों में खेती वगैरह उतनी अच्छी नहीं होती ना, तो खास तौर पे शहरों के लोगों के लिए है जो अगर अपना फल फूल सब्जी वगैरह उगाना चाहते हैं उनके लिए। तो ये कल्पा भूमा नामक जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, जैविक उर्वरक जो है, ये कौन से संस्थान के द्वारा जो है बनाया गया है। अब देखो, सबसे ज्यादा नाम तो लोगों ने ये सुना होगा IARI, सारे ही नाम इसमें ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा विद्यार्थियों ने सुने नहीं हैं। एक नाम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। पहले का नाम क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सही सा ही महसूस हो रहा होगा पढ़ने के बाद, इसीलिए क्वेश्चन जटिल है। दूसरा क्या है? केंद्रीय बागान फसलों अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब उसने वहां पर फल फूल सब्जी बोला है, तो फल फूल तो बागान यानी कि बागों से संबंधित होता है, तो यह भी सही लग रहा है। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र व नीति अनुसंधान संस्थान, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। यहां पर कौन सी इकोनॉमिक्स और पॉलिसी बनाई जा रही है भैया? इसको हटा दीजिए पहली फुर्सत में। उसके बाद मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का संस्थान है, औषधीय वह सुगंधित पादप। क्या यहां पर कोई औषधि या सुगंधित पौधे बनाए जा रहे हैं? नहीं, इसको भी हटा दीजिए। दो ऑप्शंस बचे, इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक को चुन लीजिए। कॉमन सेंस के दम पर हमने दो ऑप्शंस हटा दिए। यहां पर दोस्तों जो सही आंसर है वो है केंद्रीय बागान फसलें अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPCRI के द्वारा जो है कल्प भूमा नामक जो जैव उर्वरक है उसको बनाया गया है। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो जाती है। बढ़ते हैं आगे, है ना। ये हमने यहां पर पढ़ लिया। और खास तौर पे किन लोगों के लिए बनाया गया है? जो गांव में रह रहे हैं? नहीं, जो शहरों में रहते हैं, जहां पर सब्जी फल फूल फसल उगाना आसान नहीं है, उनके लिए बनाया गया है कल्पा भूमा। उसके बाद दोस्तों एक और प्रश्न हमको यहां पर देखने को मिलता है। क्या लिखा हुआ है इसमें? भारत का पहला मानव संचालित पानी के नीचे जाने वाला एक तरीके का पनडुब्बी समझ लो आप इसको, है ना, एक छोटी सी पनडुब्बी समझ लो। ये दिख रही है गोल सी पनडुब्बी, इसका नाम है मत्स्य 6000। इस छोटी सी गोल सी पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000। तो ये कह रहा है कि भारत के द्वारा बनाया हुआ मानव संचालित, इसमें इंसान बैठ के जा सकता है। तो ये किस मिशन के अंतर्गत बनाया गया है? मतलब ये जो आप मत्स्य 6000 देख रहे हो ना, ये एक तरह की पनडुब्बी कह लो, छोटी स्पेस है इसमें। तो ये कौन से मिशन के तहत जो है बनाया गया है? पहले मिशन का नाम क्या है? ओशियनिक रिसर्च प्रोग्राम। दूसरे मिशन का नाम क्या है? डीप ओशियन मिशन। तीसरे का नाम क्या है? ओशियन एक्सप्लोरेशन इनिशिएटिव। और चौथे का नाम है मैरीटाइम एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। हिंदी में भी आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों इस तरह की जो पनडुब्बियां होती हैं ना, जिसमें इंसान को बिठा के हम नीचे भेजते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि समुद्र के उन भागों की तलाश करना जो बहुत गहरे हैं, यानी कि जो डीप ओशियन होता है, जो बिल्कुल गहरा समुद्र होता है, वहां तक ले जाने के लिए इसका यूज होता है। इसको बनाना इसीलिए मुश्किल होता है दोस्तों, जब हम समुद्र के बहुत गहराई में जाते हैं तो इतने करोड़ों टन जो वजन होता है पानी का, उसकी वजह से बहुत तगड़ा प्रेशर क्रिएट होता है। और अगर इस तरीके का कुछ नहीं हुआ तो इंसान की खोपड़ी फट के फ्लावर हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, इतना प्रेशर होता है। तो ये इसका पनडुब्बी का नाम आप समझ गए क्या है? मत्स्य 6000। ठीक है। और कौन से मिशन के अंतर्गत इसको बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है डीप ओशियन मिशन के अंतर्गत, है ना। इसको बनाया गया है डीप ओशियन मिशन के अंतर्गत, यानी कि शॉर्ट में कहते हैं डॉम। ओके, अच्छा, अब इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर मुझे आपको कुछ और भी जो है बताना है। यहां पर दो मिशन के नाम आ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप कहोगे कि सर आपने हमको पढ़ाया था डीप ओशियन मिशन, लेकिन ये ऑप्शन में ही नहीं आया, ऑप्शन में ये आ गया समुद्रयान मिशन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो समुद्रयान मिशन है वो खुद भी डीप ओशियन मिशन का ही एक भाग है। ओके, तो अगर ऑप्शंस में आ जाए डीप ओशियन मिशन तो आपको यही टिक करना है। इसके अंतर्गत मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी को बनाया गया है। और डीप ओशन मिशन नहीं आया तो फिर समुद्रयान मिशन आएगा। दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी आ जाए, चाहे समुद्रयान मिशन आ जाए चाहे डीप ओशन मिशन आ जाए, दोनों में से कोई भी एक आता है तो आपको उसको टिक करना है।
और ये जो पनडुब्बी बनाई है, पनडुब्बी का नाम क्या रखा है? पनडुब्बी का नाम रखा है मत्स्य 6000, ये हमने आपको बता ही दिया। और ये मत्स्य 6000 जो है कितने लोगों को बिठा के नीचे लेके जा सकता है? तो मत्स्य 6000 जो है 3 लोगों को बिठा के नीचे लेके जा सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या देखने को मिलता है? कहता है कि सिप एयर नाम का एक ऐप है जिसे सिप्ला कंपनी ने लॉन्च किया है। मुख्य रूप से किस देश में अस्थमा की जांच के लिए, अस्थमा की स्क्रीनिंग के लिए इसको डिजाइन किया गया है? कंपनी का नाम है सिप्ला, दवाई वगैरह बनाती, कई बार आपने सुना होगा। और सिप्ला कंपनी के द्वारा एक ऐप बनाया गया है, ऐप का नाम है सिप एयर। तो इसे किस देश में लॉन्च किया गया है ताकि जो अस्थमा की स्क्रीनिंग है, यानी कि कितने लोगों को अस्थमा है, ये जांच पता लगाने के लिए। तो ये जो सिप एयर नामक ऐप है दोस्तों, इसको जो है लॉन्च किया गया है कौन से देश में? भारत के अंदर। ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, व्यक्ति सिप्ला कंपनी से पहचान लेगा कि भारत में ही होगा। और भारत में वैसे भी अस्थमा पेशेंट्स दोस्तों काफी ज्यादा हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा लगातार खराब हो रहा है। ठीक है, चलिए आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें बाकी और कुछ जानने वाली बात नहीं है। उसके बाद हाँ, ये प्रश्न बहुत शानदार है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से आप सुना करिए। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस इंस्टीट्यूट ने, निम्नलिखित में से किस इंस्टीट्यूट ने, इन चारों इंस्टीट्यूट में से कोई एक इंस्टीट्यूट है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, इन चारों में से एक संस्थान ऐसा है जिसने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ मिलकर, ये लिखा हुआ है ना, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ मिलकर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ मिलकर कुछ बनाया है। क्या बनाया है दोस्तों? बनाया है, बड़ा लंबा नाम है, ध्यान से सुनना, ऑप्टिकल ट्रांससीवर चिपसेट फॉर हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक, ये बनाया है। अब आप कहोगे सर ये खोपड़ी के आर पार चला गया, होता क्या है ये? देखो मैं आपको बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है। ऑप्टिकल ट्रांससीवर, ऑप्टिकल ट्रांससीवर लिखा हुआ है। ऑप्टिकल ट्रांससीवर का मतलब है जो बेसिकली बिजली के ऊपर काम ना करके लाइट के बेस पर काम करता है ना। ऑप्टिकल शब्द जो आप सुनते हो वो कहां सुनते हो? लाइट के संदर्भ में ही सुनते हो। तो ऑप्टिकल ट्रांसीवर का मतलब क्या है? आप ये समझ लो, लाइट का आदान प्रदान, है ना। सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप इनको समझोगे नहीं तब तक आप इस ऐसे प्रश्नों से डरोगे। लाइट का आदान प्रदान, आगे एक शब्द लिख, लाइट का आदान प्रदान करने वाला एक चिप सेट, एक चिप, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हाई बैंडविड्थ। हाई बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा डेटा, बहुत ज्यादा डेटा का आदान प्रदान, यानी कि छोटे मोटे डेटा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, बहुत भारी मात्रा में डेटा का आदान प्रदान हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। लाइट का आदान प्रदान मतलब लाइट टेक्नोलॉजी पर आधारित, लाइट टेक्नोलॉजी पर आधारित बहुत ज्यादा डेटा का आदान प्रदान, वो भी 6 जनरेशन वायरलेस टेक्निक से। 6 जनरेशन वायरलेस टेक्निक, यानी कि तार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 6 जनरेशन वायरलेस टेक्निक से। अब समझ में आया? यानी कि इन चारों संस्थान में से किसी एक संस्थान ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ मिलकर एक ऐसी चिप बनाई है जो लाइट टेक्नोलॉजी पर आधारित बहुत ज्यादा डेटा का आदान प्रदान करती है, वो भी 6G की स्पीड से, वायरलेस, बिना तार के। तो मतलब तगड़ी चीज बनाई है 6G के नजरिए से, है ना। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे। मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि इस प्रकार का हर टेक्निकल चीज को आपको डिकोड करके बताऊं। यूनिट 9 मुझे इसीलिए पर्सनली बहुत पसंद आती है, काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है और इस तरह का पूरा जो डेटा सामग्री होता है वहां पर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआईटी बॉम्बे इसका सही आंसर है, जी हां, बहुत बढ़िया, ठीक है।
अब अगले प्रश्न की ओर देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि नेपाल का एक हिमनद है, ग्लेशियर का मतलब समझते हैं आप, हिमनद, हिमनद। नेपाल का एक ग्लेशियर है जिसका नाम है याला ग्लेशियर। तो पहली बात तो आपसे एग्जाम में प्रश्न यह बन सकता है कि यह किस देश से संबंधित है। एक प्रश्न आपसे घूम के यह भी बन सकता है कि याला ग्लेशियर किस देश से, याला ग्लेशियर किस देश से संबंधित है। नेपाल से। तो नेपाल का ये जो याला ग्लेशियर है, इसे ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में कौन सी स्थिति प्रदान करी गई है। एक दोस्तों लिस्ट होती है जिसको हम लोग कहते हैं जीजीसीएल, जीजीसीएल। जीजीसीएल वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर तैयार की जाने वाली, तैयार की जाने वाली ऐसी सूची है, ऐसी लिस्ट है जिसमें, जिसमें दुनिया के, जिसमें दुनिया के, जिसमें दुनिया के सभी ग्लेशियर्स का, जिसमें दुनिया के सभी ग्लेशियर्स का स्टेटस होता है। स्टेटस मतलब स्थिति होती है कि कौन सा हिमनद, कौन सा ग्लेशियर किस परिस्थिति में वर्तमान में चल रहा है। तो यहां पर हमसे कह रहा है कि नेपाल का याला ग्लेशियर, और नेपाल में दोस्तों कौन से पर्वत हैं, हिमालय। तो ये जो याला ग्लेशियर है ये किन पर्वतों से संबंधित है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याला ग्लेशियर जो है वो हिमालय पर्वतों से संबंधित है। तो इसको इस सूची के अंतर्गत याला ग्लेशियर को कौन सा दर्जा दिया गया है, वल्नरेबल का, असुरक्षित, एंडेंजर्ड संकटग्रस्त का, अत्यंत संकटग्रस्त का, या स्टेबल का। तो देखिए दोस्तों, ये जो याला ग्लेशियर है ये बहुत तेजी से खत्म हो रहा है और 2040 तक ये पूरा खत्म हो जाएगा अगर इसके लिए कुछ ना किया गया तो। और जो चीज इतनी तेजी से खत्म हो रही है वो ऑटोमेटिकली कौन सी स्थिति में आएगी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि अत्यंत संकटग्रस्त की कैटेगरी में याला ग्लेशियर आएगा नेपाल का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये सब पूछ लिया जाए ना कुछ ऐसा कि ये जो लिस्ट बनाई जाती है ना, ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट, ये जो बनाई जाती है, ये लिस्ट जो बनाई जाती है, ये लिस्ट की शुरुआत कब से हुई है, 2024 से हुई है ना। 2024 से इस लिस्ट की शुरुआत हुई है, जस्ट पिछले साल की ही बात है, इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा इस लिस्ट को शुरू किया गया, राइस यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस के द्वारा। ये राइस यूनिवर्सिटी का मतलब मत समझ लेना वो चावल का कुछ संबंध है। वो एक व्यक्ति था विलियम राइस, उसके नाम पर ये यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। इसका चावल से कोई लेना देना नहीं है, उसका सरनेम राइस था तो उसके आधार पर जो है बनाई है। ठीक है, तो 2024 में ये जीजीसीएल नामक सूची को तैयार किया गया था। इसके अनुसार याला ग्लेशियर 2040 तक खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अगला प्रश्न भी बहुत प्यारा है, ग्रामीण भारत महोत्सव, ऐसे प्रश्न पूछता है आयोग। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की थीम क्या थी। अब देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, कल के लिए गांव को सशक्त बनाना, स्मार्ट गांव स्मार्ट राष्ट्र, डिजिटल इंडिया के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि, एक सक्षम ग्रामीण भारत का निर्माण, विकसित भारत 2047 के लिए। मुझे कहीं भी ये शब्द दिखता है ना, विकसित भारत 2047, तो ऑटोमेटिकली एक ही तरफ इशारा जाता है कि भैया यही सही आंसर होगा, क्योंकि वो लेटेस्ट में आजकल यही चल रहा है विकसित भारत। तो अगर मुझे सच में इसका आंसर नहीं पता है तो सेफ साइड में रहने के लिए आप लोग भी क्या कर सकते हो, आप लोग भी इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो जहां पर क्या लिखा हुआ है, विकसित भारत 2047। ठीक है, और सही भी तो बात है ना, अगर मुझे विकसित भारत बनाना है 2047 तक तो भारत के जितने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, नहीं तो विकसित भारत कैसे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही लग रहा है कि बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047,
एक बार देख लेते हैं क्या यही है। जी हाँ दोस्तों, यही सही आंसर है ना, बहुत बढ़िया। और ये जो ग्रामीण भारत महोत्सव है ना 2025, ये जो ग्रामीण भारत महोत्सव है 2025, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया था? इसका आयोजन 4 से 9 जनवरी 2025 नई दिल्ली में किया गया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आ गया कि ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन कब हुआ तो उसके नजरिए से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे? ओहो, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक योजना है दोस्तों, पार्थ योजना। एक योजना का नाम है पार्थ योजना। पार्थ योजना में बेसिकली क्या होता है कि जो युवा हैं, युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो भविष्य में चल के आर्मी में भर्ती हो सकें, पुलिस में भर्ती हो सकें, या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है, अर्धसैनिक बल, वहां पर उनकी भर्ती हो सके। तो अच्छी चीज है, युवाओं को ट्रेनिंग दो ताकि वो पुलिस में भर्ती हो जाए, आर्मी में भर्ती हो जाए, पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती हो जाए, तो अच्छी बात है, उनको रोजगार भी मिल जाएगा और देश का लाभ भी हो जाएगा। तो पार्थ योजना के अंतर्गत युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब वो पूछता है कि पार्थ योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। कभी भी सिर्फ आप मध्य प्रदेश को देख के भावुक मत हो जाया करो, जरूरी नहीं है हर जगह जहां पर मध्य प्रदेश ऑप्शन में हो वही सही आंसर हो, लेकिन फिलहाल भावुक होना बनता है क्योंकि यहां पर सही आंसर दोस्तों क्या है? यहां पर सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कौन सी योजना शुरू की गई है? पार्थ योजना शुरू की गई है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न घूमकर भी आ सकता है, वो प्रश्न में पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो पार्थ योजना लॉन्च की गई है उसका उद्देश्य क्या है, तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेनेशन में हमको देखने को मिलती है कि पार्थ योजना की अगर हमसे वो फुल फॉर्म पूछ लेता है तो पी फॉर पुलिस, आर्मी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड हुनर, ये है पुलिस, आर्मी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड हुनर, पार्थ योजना का फुल फॉर्म है। इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे क्या कहता है? हाँ, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है इकोनॉमी के नजरिए से। किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ा है? क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो भी मैं आपको पहले समझा दूंगा। Which Indian state became the first to link its forest ecosystem with green GDP? दोस्तों देखो, होता क्या है कि अक्सर किसी भी राज्य का जो जीडीपी होता है, किसी भी राज्य का, वैसे राज्य के स्तर पे जीडीपी शब्द ना बोल के जीएसडीपी बोलते हैं, राज्य सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी का मतलब हम सभी को पता है कि एक वर्ष में जितना भी उत्पादन, जितना भी प्रोडक्शन किसी राज्य के द्वारा किया जाता है वो उस राज्य का जीडीपी कहलाता है। तो हम जीडीपी के अंदर कोई भी राज्य, जीडीपी के अंदर कोई भी राज्य अपने फॉरेस्ट को शामिल नहीं करता है। जीडीपी के अंदर कोई भी राज्य अपने फॉरेस्ट मतलब वनों को, फॉरेस्ट को यानी कि वनों को शामिल नहीं करता है। फॉरेस्ट को यानी कि वनों को शामिल नहीं करता है। कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, जो वन होते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं आपके राज्य का जो जीडीपी होता है उसमें योगदान होता है, परंतु कोई भी स्टेट जो है इस बात को काउंट नहीं करता कि भैया हमारे राज्य में जो फॉरेस्ट हैं, जो वन है, उनका योगदान हमारे जीडीपी में क्या है। कोई भी राज्य इस बात को काउंट नहीं करता। लेकिन पहला एक राज्य ऐसा आया है जो अब अपने राज्य के जो वन क्षेत्र हैं, जो फॉरेस्ट हैं, उनका योगदान जीडीपी में क्या हो रहा है वो उसको भी शामिल करेगा अपने जीडीपी के अंदर। समझ रहे हैं आप बात को? कि किसी भी राज्य में जो फॉरेस्ट है उसका सीधा सा सीधा कुछ ना कुछ जीडीपी पर प्रभाव पड़ता। भाई फॉरेस्ट से लकड़ियां भी आती हैं, फॉरेस्ट से आपको स्वच्छ हवा भी आती है, हर चीज आगे चल के पैसे में कन्वर्ट होती है दोस्तों कहीं ना कहीं। तो इसीलिए पहला राज्य बन गया है देश का जिसने अपने वनों को, अपने फॉरेस्ट को अपनी जीडीपी के अंदर जोड़ा है। तो कौन सा राज्य है वो?
मध्य प्रदेश देख के भावुक मत हो जाना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जो सही आंसर है दोस्तों वो है पड़ोसी राज्य यानी कि छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश यहां पर बुरी तरह से कंफ्यूज करने के लिए दिया था आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, छत्तीसगढ़। ठीक है, देखो यहां पे मैंने लिखा भी है आपके लिए, हर चीज लिखी है। छत्तीसगढ़ ने यह तय किया है कि जंगलों से मिलने वाले फायदे जैसे कि स्वच्छ हवा, पानी का संरक्षण, जैव विविधता की आर्थिक कीमत को राज्य की अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जाएगा। छत्तीसगढ़ डिसाइडेड टू काउंट द मनी वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट एज अ पार्ट ऑफ स्टेट इकोनॉमी। इसी को कहा जाता है कि अपनी वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ना, यानी कि अपने फॉरेस्ट को ग्रीन जीडीपी से जोड़ना। चलो आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लें। यह प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा है, प्यारा सा है। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली बनाई गई? दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली बनाई गई, वो भी स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी, जन्म जयंती बनाने के लिए। क्योंकि इसी दिन जो है दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस भी होता है, नेशनल यूथ डे। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए और स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली कहां बनाई गई? तो दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली दोस्तों बनाई गई कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि मध्य प्रदेश में कलाकारों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं? चलिए ये देखिए यहां पर है ना। और कहां पर? मध्य प्रदेश में भी कहां पर? मध्य प्रदेश में भी कहां पर? तो मध्य प्रदेश में भी भोपाल में। ठीक, 225 बाई 80 फुट की जो है ये रंगोली थी। और इस रंगोली को किसने बनाया? शिखा शर्मा जोशी के द्वारा जो है बनाया गया। और इस रंगोली में लगभग 4000 किलो कलर थे, 4000 किलो कलर थे। और ये जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको शामिल भी कर लिया गया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको शामिल कर लिया गया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, चलिए, शिखा शर्मा जोशी, इनके द्वारा जो है ये काम किया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? यहां पर एक बंदूक प्रणाली का जो है नाम लिखा हुआ है। बंदूक क्या, तोप ही कह लो आप तो इसको, छोटी सी ट्राजन 155M। ट्राजन 155M नाम की एक बंदूक प्रणाली है। यह कौन से दो देशों ने मिलकर तैयार करी है? सीधा सा प्रश्न यह है। भारत और रूस, भारत और फ्रांस, भारत और यूएस, भारत और यूके। ये तो हटा दो पहली फुर्सत में, इनका तो कुछ मामला नहीं चल रहा। अब देखो, हवाई जहाज हमने कहां से खरीदे? रेफाल नाम सुना होगा आपने, कहां से खरीदे? बस वही आंसर है, भारत और फ्रांस, है ना। भारत और फ्रांस, ये दो देश मिलके जो है ट्राजन 155 नामक एक बंदूक प्रणाली, एक गन सिस्टम जो है तैयार कर रहे हैं। ठीक है, कर दिया है मतलब ये रेडी है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ें। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, संजय सिस्टम एक प्रणाली है दोस्तों, संजय सिस्टम। संजय सिस्टम, संजय नामक जो सिस्टम है वो इंडियन आर्मी और निम्नलिखित में से, अभी क्या है संजय सिस्टम बताता हूं मैं आपको। संजय नामक जो सिस्टम बनाया गया है वो इंडियन आर्मी और निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जो है बनाया गया है? डीआरडीओ, हल, बेल और इसरो। देखो संजय जो है ना बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। ठीक है, अब वहां से आप सही आंसर लगा लोगे। जी हां, संजय प्रणाली जो है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, यानी कि जो इसका सही आंसर है इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर एक सिस्टम तैयार किया है जिसका नाम है संजय सिस्टम। अब ये संजय सिस्टम दोस्तों क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है बता देता हूं। यहां पर आप देखें, ये दोस्तों बेसिकली अपने आप चलने वाला युद्ध क्षेत्र की निगरानी करने वाली एक प्रणाली है। ठीक है, स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, युद्ध क्षेत्र की निगरानी करने वाली प्रणाली है संजय, है ना। और इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर इसको तैयार किया है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर जो है दोस्तों चलते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है।
मतदाता जागरूकता अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में किस संगठन को पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि जो वोटर अवेयरनेस कैंपेन होता है, लोगों को जागरूक करना ताकि वो वोट डाल सकें, तो वोटर अवेयरनेस कैंपेन मतदाता जागरूकता अभियान में बहुत बढ़ चढ़ के इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने अपना योगदान दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाली कैटेगरी में, यानी कि ऐसे संगठन जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ऑनलाइन रूप से चीजों को प्रचार प्रसार करते हैं, तो उस कैटेगरी में इनमें से किसे जो है अवार्ड मिला है? ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, जी न्यूज या एनडीटीवी। प्राइवेट वाले ऑप्शंस को तो हटा दो, इनमें से एक चुनो, जो भी आपका मन कहता है। जो सही आंसर है वो है दोस्तों दूरदर्शन। दूरदर्शन ने बहुत अच्छा काम किया है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वोटर अवेयरनेस कैंपेन के अंतर्गत। और यहां पर आप देखें, दूरदर्शन ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था चुनाव का पर्व देश का गर्व। और इसी अभियान के लिए दूरदर्शन को जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में मतदाता जागरूकता के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। चुनाव का उत्सव देश का गौरव, देश का गौरव, गौरव यहां पर गर्व है। चुनाव का पर्व देश का गर्व है ना, गर्व होना चाहिए। चुनाव का पर्व देश का गर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? वाह भाई वाह, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। स्विगी, ब्लिंकिट, ग्रोफर और अमेजॉन फ्रेश, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। ग्रोफर तो हम जब कॉलेज में थे तो दिल्ली में बहुत चलता था, सब्जियां वब्जियां डिलीवर होती थी इससे। तो स्विगी, ब्लिंकिट, ग्रोफर्स और अमेजॉन फ्रेश, इनमें से कौन से प्लेटफॉर्म ने एक 10 मिनट की एम्बुलेंस डिलीवरी सर्विस शुरू करी है? वाह भाई वाह, एक तरफ तो अपना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ बढ़िया भलाई का काम भी कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने 10 मिनट की डिलीवरी सर्विस जो है शुरू करी है। ठीक है, अब देखो, पलक झपकते ही एम्बुलेंस आ जाए, पलक झपकने को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लिंकिट। ठीक है, तो पलक झपकते ही एम्बुलेंस आ जाए, यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? ब्लिंकिट है। ओके, ब्लिंकिट के द्वारा 10 मिनट की एम्बुलेंस डिलीवरी सिस्टम जो है शुरू की गई है। शुरुआत केवल गुरुग्राम से हुई है, लेकिन धीमे धीमे पूरे देश में फैलाने का प्लान है। आगे देखें, इनमें से कौन सी टीम ने आइस हॉकी कंपटीशन, कौन सा कंपटीशन? आइस हॉकी कंपटीशन जीता है। कौन से खेल के अंदर? खेलो इंडिया विंटर गेम्स। दोस्तों, खेलो इंडिया समर भी होते हैं गर्मियों में, और खेलो इंडिया विंटर भी होते हैं। अब खेलो इंडिया विंटर है तो विंटर में बर्फ, और बर्फ में खेली जाती है आइस हॉकी। तो आइस हॉकी में अलग अलग राज्य जो है पार्टिसिपेट करते हैं। आपने देखा होगा सेनाओं की तरफ से भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया जाता है, तो इसीलिए आपको एक ऑप्शन यहां पर इंडियन आर्मी का भी दिख रहा है। आपको बताना है कि आइस हॉकी कंपटीशन इनमें से किसने जीता है। दोस्तों, सही आंसर है इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी ने इससे पिछला वाला आइस हॉकी कंपटीशन भी जीता था, यानी कि लगातार जो है इंडियन आर्मी ने अपने उस टाइटल को बरकरार रखा है। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर हो जाता है वो क्या है? इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी पहले भी इस कंपटीशन को जीत चुकी है। ये जो आइस हॉकी कंपटीशन करवाया गया था, कहां करवाया गया था? लेह लद्दाख में। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, सर्दी वाली जगह पे ही करवाया जाएगा। बहुत बढ़िया है ना, लेह लद्दाख में इस कंपटीशन का आयोजन हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हिम कवच। दोस्तों, फौजियों को खास तौर पे बहुत ठंडे इलाके में सुरक्षित रखने के लिए एक हिम कवच बनाया गया है, जो बहुत मतलब एक तरीके की जैकेट आप समझ लो, जो बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में भी उनको सुरक्षित रखेगा। अब यहां पर प्रश्न ऐसा है कि भैया कितने से कितने टेम्परेचर में हिम कवच काम करता है? अब तुक्का ही लगाना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि जहां कहीं भी अंक दे रखे हों तो अंक वाली कैटेगरी में जो है आप हमेशा मेरी ट्रिक यूज करिए, ना छोटा ना बड़ा, बड़े से जस्ट एक छोटा। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि 2 जगह लग गई थी ट्रिक और 2 जगह नहीं लगी थी, लेकिन जहां कुछ अता पता ना हो वहां आप ट्रिक जरूर लगाएं। छोटा 10 है, बड़ा कौन सा है? 30, और बड़े से एक छोटा। ना तो छोटे के साथ जाओ ना बड़े के साथ जाओ, बड़े से एक छोटे के साथ जाओ। ठीक है, माइनस वाली कैटेगरी में छोटा कौन सा है? 40, बड़ा कौन सा है? 70, और बड़े से एक छोटा कौन सा है? 60। अच्छा, मतलब ऑप्शन बी बार बार
प्लस वाली कैटेगरी में भी बड़े से एक छोटा है और माइनस वाली कैटेगरी में बड़े से एक छोटा है। तो ठीक है, हम इस ऑप्शन के साथ जो है जाएंगे +20 डिग्री से लेके -60 डिग्री, जहां पर कुछ अता पता ना हो, जहां पर आपको पता है कि मुझे अंधा तुक्का ही लगाना पड़ेगा। तो हमेशा यहां पे याद रखिएगा, ना बड़े ना छोटे अंक के साथ जाना, ना सबसे छोटे अंक के साथ जाना, ना सबसे बड़े वाले के साथ जाना, सबसे बड़े से जो एक छोटा हो उसके साथ जाना, अगर अंधा तुक्का लगाना है डिजिट्स वाले क्वेश्चन में। तो यहां पर दोस्तों सही आंसर यही है, +20 से -60 डिग्री, है ना। और गारंटी नहीं है कि सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम सही होगा। ओके, यहां पर हमारा काम हो गया, ये सही आंसर है, देख लो ऑप्शन नंबर बी, +20 से -60। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, वापस से वही आ गया, ना सबसे छोटे के साथ जाओ ना सबसे बड़े के साथ जाओ, बड़े से एक छोटे के साथ चले जाओ, है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही था, यहां पर एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तुक्का लगाओ, वही है ना, नहीं पता तुक्का लगाओ। छोटा के साथ नहीं जाना, बड़े के साथ नहीं जाना, बड़े से एक छोटे के साथ जाना है 20 जनवरी। और मेरी बात मानना, ये ऑप्शंस रैंडमली डिसाइड किए गए हैं, ऐसा नहीं कि ताकि ट्रिक फिट हो जाए इसीलिए ऑप्शन डिसाइड होता है। या आप किसी भी कहीं भी एफएलटी लगाते हो, किसी भी कोचिंग में, वहां पर अंक वाला कोई भी प्रश्न आए उसमें ट्रिक लगा देना, फिर आंसर की से मैच कर लेना, 10 में से 6 बार आपका सही होगा, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 20 जनवरी। ओके, फेल, ठीक है, सामने ही आ गई कहानी, चिट्ठा क्लियर हो गया भैया, लो कहानी खत्म, गया, टाटा बाय बाय। ये आपको ये रियलिटी, कि मैं बिल्कुल रियलिटी के साथ चलता हूं, झूठ बोलने वाला काम नहीं है, मतलब यहां पर हमारी ट्रिक काम नहीं करी। जो सही आंसर था वो कौन सा था? 16 जनवरी। क्या करें, लाइफ इज ऑल अबाउट this stuff. Sometimes you win, sometimes you lose, sometimes you keep on losing, sometimes you keep on winning, but there has to be some tricks तो बनानी पड़ती हैं मुसीबत में बचाने के लिए। 16 जनवरी यहां पे सही आंसर था, ठीक है। तो 16 जनवरी अपने को याद रखना है। इस क्वेश्चन को तो आप रट लो, बिल्कुल पहले फुर्सत में आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए। नेशनल स्टार्टअप डे हो सकता है आपको दिख जाएगा एग्जाम में, ठीक है। नेशनल स्टार्टअप डे को कब से शुरू किया गया है? नेशनल स्टार्टअप डे की शुरुआत की गई है 2022 से। कब से शुरू की गई है? 2022। 15 जनवरी मत याद रखो, 2022 याद रखो, ठीक है। 2022 से इसकी शुरुआत की गई है, हर साल 16 जनवरी को यह मनाया जाता है। उसके बाद बेहतरीन प्रश्न पर्यावरण के नजरिए से, भारत में पहली बार कोस्ट लाइन वेडर्स बर्ड सेंसस कहां आयोजित किया गया? तो देखो, सबसे पहली बात तो ये होता क्या है, समुद्री तट के किनारे जो पक्षी आते हैं ना, ये बेसिकली उनकी गणना है ना। समुद्री तट के आगे, समुद्री तट के पास जो पक्षी आते हैं ये उनकी गणना है, ओके। इसलिए कोस्ट लाइन कहा गया है। कुछ एक विशेष प्रकार के पक्षी होते हैं जो समुद्री तट के आसपास ही देखने को मिलते हैं, ये उनका सेंसस है, उनकी गणना है। तो ये हमारे देश की सबसे पहली है, इसलिए बड़ी कीमती है ना। तो ये इसका आयोजन कहां किया गया? रण ऑफ कच्छ, सुंदरबन, जामनगर या लक्षद्वीप, ठीक है। अंबानी ने जहां अपने बेटे की शादी करी थी वही है जामनगर दोस्तों, ठीक है। जामनगर में भारत का पहला कोस्ट लाइन वेडर बर्ड सेंसस यानी कि समुद्री तटीय पक्षी गणना का आयोजन किया गया, जामनगर, ओके। अब जामनगर में भी कहां पर, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जामनगर गुजरात, ये तो आप सभी को पता होगा। और कौन सी सेंचुरी, कौन से अभ्यारण्य में काम किया गया? तो यहां पर आप देखें कहां गया, हाँ ये देखो लिखा हुआ है ना, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, मरीन नेशनल पार्क
एंड मरीन सेंचुरी। ओके, आयोजन कब किया गया? 3 से 5 जनवरी 2025 में जो है आयोजन किया गया। ये जो पूरी तट की लंबाई ली गई गणना के दौरान, अब ऐसा तो है नहीं कि 50 मीटर में कितने पक्षी बैठे हैं मैंने गिन लिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसा थोड़ी ना है। ये कितनी लंबी तट रेखा थी? तो दोस्तों ये 170 किलोमीटर लंबी तट रेखा थी। 170 किलोमीटर्स के इलाके को, बहुत बड़ा इलाका है भाई, 170 किलोमीटर्स के आंकड़े में जो पक्षी थे, जो तटीय पक्षी थे, उनकी गणना की गई, उनका सेंसस किया गया भारत में सबसे पहली बार जामनगर गुजरात में। ठीक है, अच्छा अगले प्रश्न की ओर चलें। नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रही अब की बार? नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अब की बार थीम क्या रही? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर वोट मायने रखता है, एवरी वोट काउंट। आपका वोट आपकी ताकत, योर वोट योर पावर। बदलाव के लिए वोट करें, वोट फॉर चेंज। वोट जैसा कोई नहीं, मैं जरूर वोट दूंगा, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। कंफ्यूज कर देने वाला प्रश्न है, नहीं पता है तो व्यक्ति को तुक्का ही लगाना पड़ेगा, आपका जो मन कहे उसके साथ आप जाएं। यहां पर दोस्तों जो सही आंसर है, उम्मीद करता हूं कि आपने ऑलरेडी प्रयास कर लिया होगा। यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जैसा कोई नहीं, वोट जैसा कुछ नहीं, मैं जरूर वोट दूंगा, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, लिटरली। ओके, चलिए, तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, वोट जैसा कुछ नहीं, मैं वोट ही दूंगा, और सरकार वोट चुरा भी सकती है ना। मतलब लफड़ेबाजी चलती रहती है, कहने का मतलब ये है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये हमारा यहां पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक प्रश्न हमसे ये भी पूछ सकता है कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों बनाया गया कब? 25 जनवरी 2025 को। कब बनाया गया? 25 जनवरी 2025। और ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, नेशनल वोटर्स डे, ये कौन सा संस्करण था? ये 15वां संस्करण था। ये कौन सा एडिशन था? ये 15वां संस्करण था नेशनल वोटर्स डे का। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है? कथन वाला प्रश्न है, और कथन वाले प्रश्न में सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि वो सही कथन पूछ रहा है या गलत, है ना। रूल्स को कभी इग्नोर नहीं करना है, रूल्स को कभी इग्नोर नहीं करना है। सही बयानों को पहचाने, यानी कि सही कथन को पहचाने, सही वाला ढूंढना है। सबसे पहला क्या बोलता है? बिहार की गोगा बील झील को भारत का 94 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, चलो ओके, बढ़िया। सिक्किम और झारखंड के सबसे पहली बार रामसर स्थलों में स्थल जोड़े गए, यानी कि रामसर स्थलों की जो सूची होती है, उस सूची में सिक्किम और झारखंड की तरफ से पहली बार किसी स्थान को जोड़ा गया। चलिए, यह भी बात समझ में आई। तमिलनाडु अब 20 रामसर साइट्स के साथ भारत में सबसे आगे है। तमिलनाडु के पास 20 रामसर साइट हैं, जिसके दम पर वो भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला राज्य बन गया है। ये सारे कथन यहां पर दे रखे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमको सही कथनों का चुनाव करना है, और इसमें तीनों ही कथन सही हैं। ऑल दी 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जो ऑप्शन हो गया 1, 2 एंड 3। और यहां से देखिए हमारे पास फैक्ट्स कितने सारे निकल के आ रहे हैं कि कौन से 2 राज्य हैं जिन्होंने सबसे पहली बार रामसर स्थल की सूची में जो है कुछ जोड़ा है। तो वो है सिक्किम और झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का 94वां 94th नंबर का रामसर साइट कहां से आया है? बिहार से। कौन सा है? गोगा बील झील। और सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जिसके पास रामसर स्थल सबसे ज्यादा है? तो वो तमिलनाडु है। तो ये भी हम लोगों ने जो है देखा यहां पर, है ना। 1, 2, 3 तीनों सही हैं, और फैक्ट्स भी याद हो गए। अब मैंने यहां पर क्या किया, एक टेबल आपके लिए लगा दी है। उस टेबल में हमने यहां पर क्या किया है, देखें जरा। उस टेबल में हमने क्या किया है कि 2025 में जितनी भी नई रामसर साइट्स जोड़ी गई हैं वो आपके सामने लिख दी हैं,
है ना, तो उनको जो है आप देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है सारी कहानी। हाँ, बिहार की तो काफी सारी आई हैं, सिक्किम और झारखंड की तो पहली बार कोई जगह आई है। तो सिक्किम में एक जगह है खेचे ओपलरी, खेचे ओपलरी वेटलैंड, खेचे ओपलरी आर्द्रभूमि, ये सिक्किम की तरफ से आई है ना। यहां से दोस्तों क्या हो सकता है, मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न आ सकता है, सही सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न यहां से आ सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको याद रखना है सिक्किम में कौन सा है, खेचे ओपलरी। उसके बाद झारखंड की तरफ से कौन सी आई है, उधवा झील, है ना। झारखंड की तरफ, झारखंड में दोस्तों नक्सली इलाका काफी है, तो वो बहुत ऊधम करते हैं, तो वहां से हमने उधवा झील, तो इसलिए जो भी नक्सली ऊधम करते हैं हम उनको उधवा झील में फेंके आते हैं, ऐसे हम याद रख सकते हैं। तमिलनाडु ने, यहां पर आप देखें तमिलनाडु ने कौन सा, थेरथंगल, इसको थेरथंगल भी बोलते हैं, थीरथंगल भी बोलते हैं, बर्ड सेंचुरी है ये। तो आपसे प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जो थीरथंगल है, जो थीरथंगल बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य, ये कहां आता है ना, इंडियन ज्योग्राफी में प्रश्न आ सकता है, ये तमिलनाडु में आता है, नाम से भी समझ में आ रहा है। सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, ये भी नाम से समझ में आ रहा है, सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, दोनों पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के ही हैं, है ना। उसके बाद खीचन आर्द्रभूमि, खीचन, अब ऐसे इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, खीचन, जब पानी सूख जाता है गर्मी की वजह से तो वो कीचड़ हो जाती है ना। तो और पानी की, गर्मी की वजह से पानी कहां सूखेगा, राजस्थान में। तो राजस्थान में गर्मी की वजह से पानी सूख गया, और पानी सूख गया तो वो क्या बन गई, खीचन, कीचड़ बन गई। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। राजस्थान की एक और जगह जो है यहां पर उठाई गई है, कौन सी, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो कि उदयपुर में आता है, मेनार, ठीक है। बिहार का गोकुल जलाशय, बिहार से 3 उठाए गए हैं, गोकुल जलाशय। उसके बाद उदयपुर झील, हां इसमें मत फंसना, उदयपुर झील ये कहां की है, बिहार। इसको उदयपुर झील को उदयपुर मान के राजस्थान में मत टिक कर देना, ठीक है ना। उदयपुर झील बिहार। और फिर 94 नंबर का, भारत का 94 नंबर का रामसर स्थल जो बना है वो है गोगा बील झील, जो कि कहां पर आती है, बिहार में आती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो रिवाइज करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, मैच द फॉलोइंग का प्रश्न यहां पर आ जाएगा और आपको फंसा सकता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। यह प्रश्न क्या कहता है, भारत कैंसर जीनोम एटलस, भारत कैंसर जीनोम एटलस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एम्स दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी मद्रास। भारत कैंसर जीनोम एटलस निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहां पर एम्स दिल्ली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कैंसर और इसको कंपेयर किया गया है। यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों वो है आईआईटी मद्रास, ठीक है। आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत कैंसर जीनोम एटलस को जो है लॉन्च किया गया है। ये होगा क्या, आपसे पता है, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि जो भारत कैंसर जीनोम एटलस है ये कौन से कैंसर, ये कौन से कैंसर का पता लगाने के लिए है। ये कौन से कैंसर का पता लगाने के लिए है। तो यहां पर आंसर आएगा ब्रेस्ट कैंसर, यहां पर आंसर आएगा ब्रेस्ट कैंसर। इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हुई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न घूम के बन सकता है इस तरीके से। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा वर्ल्ड कैंसर डे, आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 फरवरी 2025 को कब मनाया जाता है, 3 फरवरी 2025 को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और इसी दिन जो है भारत कैंसर जीनोम एटलस को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि जो खास तौर पे
ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको जो है शुरुआत में ही उसकी पहचान कर ली जाए, ब्रेस्ट कैंसर की जो है शुरुआत में ही पहचान कर ली जाए ताकि फिर उसको रोका जा सके, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस काफी ज्यादा हैं इंडिया में, तो शुरुआत में ही उसकी पहचान हो जाएगी तो वो रुक जाएगा। तो ब्रेस्ट कैंसर याद रखना है। 3 फरवरी 2025 जो विश्व कैंसर दिवस होता है उस दिन जो है इसको लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? भारत कैंसर जीनोम एटलस। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो IIT मद्रास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है? नासा का एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है स्फेरेक्स। नासा का एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है स्फेरेक्स। तो स्फेरेक्स टेलीस्कोप का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? ठीक है, देखते हैं। पूरे आकाश को 102 इंफ्रारेड रेज में मैपिंग करना, या फिर ब्लैक होल्स का निकट रूप से अवलोकन करना, ब्लैक होल की जांच करना, या फिर जो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं उनकी खोज करना रेडियो तरंगों की मदद से, या सन से जो फ्लेयर्स निकलती हैं, जो ज्वालाएं निकलती हैं, उनका अध्ययन करना। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। ये जो स्फेरेक्स स्पेस टेलीस्कोप है ना, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पता लगाना चाहता है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पता लगाना चाहता है, पता लगाना चाहता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पता लगाना चाहता है, और उसके लिए ये इंफ्रारेड कलर्स का यूज करेगा। ये 102 इंफ्रारेड कलर्स का यूज करेगा ताकि उन सारी घटनाओं का पता लगाया जा सके जिनकी वजह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, स्फेरेक्स। ठीक है, अगर दोस्तों देखो मैंने लिखा भी है ना ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पता लगाने के लिए, अगर आपसे स्फेरेक्स का फुल फॉर्म आ गया तो समझ लो खेल खत्म है। और मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा फुल फॉर्म उसका आएगा भी, है ना, इतना लंबा फुल फॉर्म वो नहीं पूछेगा स्फेरेक्स का। एक बार देख लें फिर भी, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। ये देखो यहीं से मेरे लिए हिंट बन गई, हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का इतिहास पता लगाने के लिए, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति पता लगाने के लिए, वही तो मैंने आपको बताया। तो ये तो होना ही चाहिए, है ना, ये तो होना ही चाहिए। एपॉक ऑफ रीआयनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। ठीक है, आप तो इस वाले से याद रखना, ऑप्शन देख के इससे पहचान लेना हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, और लास्ट में जो है आपको आइस शब्द जो है दिखना चाहिए, बस, है ना। इन दो को याद कर लो, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद आगे देखें अगला क्या कहता है। सिमोना हालेप, जिन्होंने हाल ही में अपना संन्यास घोषणा करी है संन्यास की, ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? सिमोना हालेप जो है महिलाओं में वर्ल्ड नंबर 1 रही हैं, है ना। कौन से खेल में मैं आपको बताता हूं। ये तो लॉन टेनिस है ना, एक टेबल टेनिस लिखा है, एक नॉर्मल, ये नॉर्मल वाला टेनिस वो लॉन टेनिस है ना, बड़े वाला जो रैकेट होता है। तो ये लॉन टेनिस की जो है बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रही हैं, है ना। इनका नाम आप याद रखिएगा, सिमोना हालेप, सिमोना हालेप। पहले भी, क्योंकि दोस्तों पहले भी क्वेश्चन बने हैं, मैरी कॉम पर क्वेश्चन बन गया, या किसी महिला क्रिकेटर पर क्वेश्चन बन गया, रॉजर फेडरर पर क्वेश्चन बन चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग टेनिस खेल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट, और ये कोई छोटी मोटी तो खिलाड़ी है नहीं, इन्होंने जो है टेनिस में 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, इन्होंने टेनिस में दो ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं, ये वर्ल्ड नंबर 1 रही हैं महिलाओं की कैटेगरी में। तो ये बहुत फेमस खिलाड़ी हैं सिमोना हालेप, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, सिमोना, मेरे पास समय नहीं है, सिमोना, समय नहीं है मेरे पास, मैं टेनिस खेलने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा चलिए, एक और बहुत प्यारा प्रश्न आ गया स्पोर्ट्स का। किस देश में, है ना, पहले क्वेश्चन प्रॉपर देख लिया करो, किस देश ने आईसीसी अंडर 19 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025, कितना बड़ा नाम है,
आईसीसी अंडर 19, पहली बात तो ये सीनियर खिलाड़ियों वाला नहीं है, अंडर 19 है। अंडर 19 में भी महिलाओं वाला है। उसके बाद कौन सा है, T20 वाला वर्ल्ड कप है। तो किस देश ने जीता, सीधी सी बात है यहां पर, ठीक है। वैसे तो वर्ल्ड कप कौन जीतता है महिलाओं में, तो अभी एक ही जीत रहे हैं, कौन, इंडिया, जी हां, ठीक है। तो इंडिया ने जो है यहां पर अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जो है जीता है। ये जो अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप है ना, ये मलेशिया में हुआ था दोस्तों, है ना। ये भी प्रश्न बन सकता है आपसे, मलेशिया, ठीक। वैसे तो मैंने एक्सप्लेनेशन में डाला भी होगा, हाँ डाला है ना। मेजबान देश, होस्ट कंट्री कौन था, मलेशिया था, ठीक है। अच्छा, जीता कौन है, जीता कौन है, इंडिया। और इंडिया ने किसे हराया है, इंडिया ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया है। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया बहुत हो रहा है। मेजबान देश दोस्तों मलेशिया रहा, ठीक है, यह भी हमने याद किया। और एक बात और है, इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है, तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं गोनगादी त्रिशा, गोनगादी त्रिशा, इनको जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की जो शुरुआत है, जो पहला हुआ था, वो 2023 में हुआ था। यानी कि काफी लेटेस्ट टूर्नामेंट है, क्योंकि अंडर 19 में है, वो भी महिलाओं में है, और वो भी T20 में है। तो ये काफी नई शुरुआत है, 2023 से ही जो है इसकी शुरुआत हुई है। और पहला वाला वर्ल्ड कप जो हुआ अंडर 19 वाला, वो भी जो है इंडिया ही जीती थी। और इंडिया ने किसे हराया था, इंडिया ने इंग्लैंड को जो है हरा दिया था। और पहला वाला जो 2023 वाला था, उसका आयोजन कहां पर हुआ था, साउथ अफ्रीका। 2025 वाला आईसीसी महिला T20 अंडर 19 वाला कहां आयोजन हुआ, मलेशिया में। और 2023 में जो पहला वाला था वो साउथ अफ्रीका में आयोजन हुआ। दोनों में इंडिया जीता, अभी वाले में साउथ अफ्रीका को हराया, पिछले वाले में इंग्लैंड को हराया था, ठीक है। चल, क्योंकि लेटेस्ट वाला टूर्नामेंट है ना ये, इसीलिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने वो अंग्रेजों के टाइम का सुना होगा ना, फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम का हाल ही में जो है नाम बदल दिया गया है, और नाम रख दिया गया है विजय दुर्ग। और ये जो विजय दुर्ग नाम रखा गया है, तो इसे जो है इंडियन आर्मी की कौन सी कमांड का हेडक्वार्टर बना दिया गया है। इंडियन आर्मी की अलग अलग कमांड होती है ना, वेस्ट कमांड, ईस्ट कमांड। तो इंडियन आर्मी की कौन सी कमांड का हेडक्वार्टर बना दिया गया है, किसे, विजय दुर्ग को। और विजय दुर्ग नया नाम है किसका, फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम किसने बनवाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था, है ना, फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है, विजय दुर्ग है। और इसे जो है इंडियन आर्मी की, इसे जो है, अब देखो ये सीधी सी बात है, फोर्ट विलियम कहां पर आता है, ईस्ट साइड में आता है ना। फोर्ट विलियम कहां आता है, ईस्ट साइड में आता है। तो सीधी सी बात है, इंडियन आर्मी की कौन सी कमांड का हेडक्वार्टर बनेगा ये, तो इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों आप सभी को, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों पता है देश में एक मुहिम चल रही है, देश में एक मुहिम चल रही है कि अंग्रेजों ने जितने भी नाम रखे हैं उन नामों को हटाया जा रहा है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनिशिएटिव टू रिमूव कॉलोनियल एरा नेम्स। कॉलोनियल एरा का मतलब होता है ब्रिटिश काल, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, रिमूव का मतलब होता है हटाना, और नेम्स का मतलब होता है नाम। यानी कि ब्रिटिश काल में रखे गए नामों को हटाने वाली पहल, ठीक है। तो फोर्ट विलियम ब्रिटिश जमाने का था, तो उस नाम को हटा के हमने क्या कर दिया, विजय दुर्ग। तो एग्जाम में यह भी आ सकता है कि फोर्ट विलियम का नया नाम क्या हो चुका है, तो विजय दुर्ग हो चुका है। और इंडियन आर्मी की पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर जो है इसको बना दिया गया है। हिस्ट्री के नजरिए से याद रखिए कि किसने बनाया था फोर्ट विलियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो जो ओरिजिनल फोर्ट विलियम था उसका कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ था, 1696 में, सर जॉन गोल्ड्सबोरो के द्वारा। और इसका जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था वो कब कंप्लीट हुआ था, 10 साल में, यानी कि 1706 में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था, सर जॉन गोल्ड्सबोरो ने जो है इसको बनाया था फोर्ट विलियम, और अब इसका नाम विजय दुर्ग हो गया है। इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर इसको बना दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही अल्टीमेट लेवल का प्रश्न है एमपीपीएससी के नजरिए से, क्योंकि जनजातियों का है। जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 कहां पर आयोजित किया गया,
जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? अब जैसे ही जनजाति शब्द आता है तो व्यक्ति सीधे मध्य प्रदेश टिक कर देता है, कहानी खत्म। मध्य प्रदेश का एक ऑप्शन दिख रहा है भोपाल, तो बस खेल हो जाएगा। जबकि ये महाकुंभ के टाइम पर कई हुआ था, और महाकुंभ दोस्तों कहां है? प्रयागराज। तो इसका जो सही आंसर है वो प्रयागराज है। तो क्वेश्चन टेढ़े वाले भी आते हैं भैया, इसलिए बिल्कुल सचेत रहना है, ठीक है। जब तक एकदम मन में दिमाग में पुख्ता सबूत ना आ जाए तब तक वो एमपी वाले पे टिक नहीं लगाना है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है, ठीक है। चलो देख लो जरा, प्रयागराज में आयोजन हुआ था और महाकुंभ 2025 के दौरान हुआ था। यह आयोजन कब से कब तक हुआ? यह आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चला, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, ये तो इजी प्रश्न है, यहां तो आप लपक के पहचान लोगे, ठीक है। भारत का सबसे पहला श्वेत बाघ प्रजनन केंद्र, यानी कि इंडिया का सबसे पहला व्हाइट टाइगर का ब्रीडिंग सेंटर, प्रजनन केंद्र कहां पर अप्रूव किया गया है? अब भैया लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर यानी कि श्वेत बाघ की भूमि एक ही है दोस्तों, रीवा मध्य प्रदेश। तो यहां पर सोचने की कुछ बात ही नहीं है कि नहीं? कौन सा था वो सफेद बाघ? मोहन, है ना, मोहन द व्हाइट टाइगर। तो सफेद बाघ की भूमि है रीवा मध्य प्रदेश, और यहीं पर जो है भारत का सबसे पहला श्वेत बाघ प्रजनन केंद्र, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो है बनाया जाएगा, ठीक है। किस क्षेत्र में बनाया जाएगा? किस क्षेत्र में बनाया जाएगा? मुकुंदपुर गोविंदगढ़ क्षेत्र, मुकुंदपुर गोविंदगढ़ क्षेत्र में, मुकुंदपुर गोविंदगढ़ क्षेत्र में जो है इसको बनाया जाएगा, है ना। हाँ, व्हाइट टाइगर मोहन। ओके, चलिए आगे देखें। यह भी शानदार प्रश्न है। सुनीता विलियम्स ने हाल ही में महिला अंतरिक्ष यात्रियों में, केवल महिला अंतरिक्ष यात्रियों की बात हो रही है, तो महिला अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे अधिक कुल अंतरिक्ष भ्रमण, ये जो कुल अंतरिक्ष भ्रमण है ना, इसको कहते हैं स्पेस वॉक। स्पेस वॉक, तो कुल अंतरिक्ष भ्रमण यानी कि स्पेस वॉक समय, स्पेस वॉकिंग टाइम का नया रिकॉर्ड बनाया है। उनका कुल दर्ज किया गया अंतरिक्ष भ्रमण समय कितना है? मतलब सिंपल है, जितने भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने करियर में कुछ ना कुछ उनका स्पेस वॉकिंग टाइम रहा होता है। अभी बता देता हूं कि स्पेस वॉकिंग टाइम क्या होता है। तो सुनीता विलियम्स ने महिलाओं वाली कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो है रिकॉर्ड बना लिया है। सबसे पहले समझ लेते हैं स्पेस वॉक होता क्या है। किसी अंतरिक्ष यान में बैठकर केवल अंतरिक्ष में चले जाना और फिर वहां पर टंगे रहना, क्या यह स्पेस वॉक होता है? जी नहीं। जब आप अंतरिक्ष यान में बैठ के अंतरिक्ष में जाते हैं और फिर अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद आप अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलते हैं, अपना स्पेस सूट पहनकर आप अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलते हैं, फिर ओपन स्पेस में यानी कि खुले अंतरिक्ष में जो आप समय बिताते हैं उसको कहते हैं दोस्तों स्पेस वॉकिंग टाइम। यानी कि ये केवल अंतरिक्ष यान में बैठकर बिताने वाला समय नहीं है, ये अंतरिक्ष में जाके अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकल के खुले स्पेस में आपने कितना समय बताया, पूरे खुले अंतरिक्ष में आपने कितना समय बताया, उसको कहते हैं स्पेस वॉकिंग टाइम, ठीक है। तो इनका कितना आया है? सुनीता विलियम्स जी का रिकॉर्ड बना है, कितना बना है? 62 घंटे 6 मिनट, है ना। जहां तक मुझे याद आ रहा है सुनीता विलियम्स जी ने टोटल वो 7 बार स्पेस में गई हैं और लगभग यही 9-9 घंटे का उन्होंने स्पेस टाइम जो है बिताया है। बहुत बड़ी बात है भाई, 9-9 घंटे स्पेस में रहना, है ना। तो 62 घंटे 6 मिनट ये इनका रिकॉर्ड बना है। 62 घंटे 6 मिनट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मैंने यहां पर आपके लिख भी दिया है स्पेस वॉक क्या होता है, जब कोई अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर खुले अंतरिक्ष में काम करता है, ठीक है ना। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? एक और अंतरिक्ष यात्री थी पेगी विटसन, उनका 60 घंटे 21 मिनट का था, अब इन्होंने 62 घंटे 6 मिनट का बना दिया। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? इनमें से कौन सा भारतीय राज्य
हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित हुआ है? इनमें से कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित हुआ है? नक्सल मुक्त। अब दोस्तों कायदे से यहां पर मध्य प्रदेश का ऑप्शन में नाम तो है नहीं, तो उसके हिसाब से फिर यहां पर जो सही आंसर होगा वो है कर्नाटक। कर्नाटक जो है हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य घोषित हो गया है। और जो मध्य प्रदेश है ना, वो तो अभी दिसंबर में 2 दिन पहले ही नक्सल मुक्त हुआ है। मतलब जब मैं ये खबर बना रहा हूं आपके लिए, क्या तारीख है आज? 12 दिसंबर है। हाँ 13 दिसंबर है। तो अभी 2 दिन पहले की खबर है, अखबार में आई कि मध्य प्रदेश जो है नक्सल मुक्त हो चुका है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूं, है ना, मैं दोनों खबर आपको बता देता हूं। यहां पर तो मध्य प्रदेश था नहीं, तो मैंने कर्नाटक चूज किया है। मैं आपको दोनों बता देता हूं, बहुत विस्तार से हमने लिखा है, बिल्कुल हाईलाइट वाईलाइट करके आपके लिए। 2025 फरवरी में कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया था और 2025 दिसंबर में मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया है। कहानी खत्म। था सिंपल। 2025 फरवरी में कर्नाटक राज्य नक्सल मुक्त हो चुका है, नक्सल फ्री स्टेट। और 2025 दिसंबर में अभी कुछ दिन पहले ही जो है मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त राज्य हो चुका है। तो ये वाला प्रश्न भी आ सकता है आपसे, है ना। अच्छा अब सुनिए, कर्नाटक में केवल एक नक्सली बची थी जिसका नाम क्या था? लक्ष्मी। अब कोई लक्ष्मी हमारी वीडियो देख रही है तो आप बुरा मत मानिएगा, लक्ष्मी तो नाम है, ठीक है। तो एक आखिरी नक्सली बची थी जिसका नाम था लक्ष्मी। जैसे ही इन्होंने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया, तो कर्नाटक जो है नक्सल मुक्त हो गया। बस इन्हीं की वजह से अटका पड़ा था, ये आखिरी थी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में केवल 2 नक्सली बचे थे बालाघाट इलाके में। एक का नाम था क्या? दीपक, और दूसरे का नाम था क्या? रोहित। जैसे ही इन दोनों ने समर्पण किया, दीपक और रोहित ने, तो मध्य प्रदेश भी जो है नक्सल मुक्त हो गया। इनके अलावा अब कोई एक्टिव नक्सली वहां पर नहीं है, इसलिए नक्सल मुक्त जो है राज्य का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? एक अभ्यास है जिसका नाम है एक्यूवेरीन। अभ्यास है, अभ्यास का नाम क्या है? एक्यूवेरीन। तो ये कौन से 2 देशों के बीच की सेनाओं का अभ्यास है? भारत श्रीलंका, भारत मालदीव्स, भारत नेपाल या भारत बांग्लादेश? ठीक है, करिए इसको, मैं जरा देखूं सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं। ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन चूज करना है यहां पर, कौन सा है? एक्यूवेरीन, है ना, एक्यूवेरीन। मालदीव्स वालों ने बड़ा मजाक उड़ाया था भारत का, तो मालदीव्स के एक को व्यक्ति को नहीं छोड़ना है, एक एक व्यक्ति को उठा उठा के पटकना है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर जो सही नाम है वो क्या है? इंडिया और मालदीव्स। और वैसे एक्यूवेरीन का मतलब होता है दोस्तों मित्र। एक्यूवेरीन का मतलब होता है मित्र, फ्रेंड। ठीक है, तो भारत और मालदीव्स, भारत और मालदीव्स। एक्यूवेरीन का अर्थ होता है फ्रेंड्स, मित्र। भारत और मालदीव के बीच की जो है ये अभ्यास है। उसके बाद मैंने आपको याद है पिछले लेक्चर में पढ़ाया था खंजर नाम से एक, भारत और किर्गिस्तान के बीच में, है ना, वो भी याद होगा। दोस्तों वाटरशेड यात्रा पहल 2025, इसकी थीम बतानी है। ठीक है, वाटरशेड यात्रा इनिशिएटिव 2025 की थीम बतानी है। आते हैं ऐसे प्रश्न, ये कृषि, पानी वानी, खेत, फसल, जैसे हमने कल्प भूमा पढ़ा आज, कल्प भूमा, तो ये प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। तो वाटरशेड यात्रा इनिशिएटिव 2025 का जो थीम है वो क्या रखी गई? देखें, जल शक्ति फॉर प्रॉस्पेरिटी, हर खेत को पानी, ये तो बहुत पुराना हो गया। वाटर इज वेल्थ, ये भी हटाओ यार। जल लाए धन धान्य, कि जब पानी आता है तो उससे धन और धान्य दोनों आता है। जी हां, ये सही ऑप्शन है, जल लाए धन धान्य, है ना। वाटर ब्रिंग्स वेल्थ एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी, ग्रेन। ठीक है ना, धान्य का मतलब तो खैर धान हो गई, ग्रेन्स हो गई। तो वाटर ब्रिंग्स वेल्थ एंड ग्रेन, लेकिन ये अंग्रेजी में मैंने बस ट्रांसलेट किया आपके समझाने के लिए। जो ओरिजिनल नाम है वो है जल लाए धन धान्य, और ये मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी ने ही लॉन्च किया है। ठीक है ना, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जल लाए धन धान्य। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? अगला प्रश्न क्या है ना, अगला प्रश्न क्या है? भारत का प्रथम पेरेट अनुसंधान केंद्र। पहली अनुसंधान केंद्र तो समझ में आता है, रिसर्च फैसिलिटी। पेरेट क्या होता है दोस्तों? पेरेट जो है
वो अपना वो होता है ना, वो क्या यार, वो नेवला, नेवले की ही एक प्रजाति होती है फेरेट। ये तो मैंने यहां पर एआई वाली फोटो लगा दी है तो मोटे मोटे खरगोश जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो नेवले की एक प्रजाति होती है फेरेट। तो फेरेट नाम का जो जीव होता है बिल्कुल नेवले जैसा दिखता है। तो वो पता है, उसका जो श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो इंसानों से काफी मैच करता है। और जब हम इंसानों में कोई वैक्सीन लगाते हैं और इंसान जिस प्रकार से प्रतिक्रिया देता है, बिल्कुल वैसे ही फेरेट भी करता है। यानी कि इंसानों के लिए अगर कुछ बनाना है, इंसानों के लिए अगर कुछ दवाई बनानी है, तो उसको टेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा जीव अगर कोई है तो वो फेरेट है ना। और ये नेवले की ही एक प्रजाति होती है फेरेट। और मतलब ये कारण समझाया मैंने आपको कि फेरेट को ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि वो बहुत मेल खाता है, उसका जो शारीरिक प्रणाली है ना इंसानों से। तो फेरेट अनुसंधान केंद्र जो है भारत में, भारत का प्रथम फेरेट अनुसंधान केंद्र जो है शुरू हुआ है। और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है गर्भ आईनी दृष्टि, है ना। तो नाम भी आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे पहला फेरेट अनुसंधान केंद्र गर्भ आईनी दृष्टि का उद्घाटन कहां पर किया गया, है ना। प्रश्न बड़ा सिंपल है। भारत का प्रथम फेरेट अनुसंधान केंद्र, फेरेट रिसर्च फैसिलिटी, उसका नाम क्या रखा है? गर्भ आईनी दृष्टि। इसका उद्घाटन कहां किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, फरीदाबाद हरियाणा, बेंगलुरु कर्नाटक, पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद और तेलंगाना। इसका जो सही आंसर है ना बबुआ, वो है फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला है फेरेट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा हमने आपको बता दिया। यहां पर क्या बनाया जाएगा? वही वैक्सीन वगैरह की जांच वगैरह होगी और फेरेट के ऊपर टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो इंसानों की तरह रिएक्ट करता है बिल्कुल, ताकि कोई महामारी भविष्य में आए तो उसके लिए पहले से दवाई वगैरह की व्यवस्था रहे। उसके बाद दोस्तों क्या है, एक और नाम यहां पर हमको देखने को मिलता है। नासा का एक मिशन है जो क्या लाएगा? एक क्षुद्र ग्रह है, एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम है बेनू। बेन्नू एक क्षुद्र ग्रह है, एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम है बेन्नू। तो उस बेन्नू नाम के एस्टेरॉयड से पत्थर और मिट्टी कलेक्ट करके लानी है। ठीक है, और ये नासा का मिशन है, बस इसका नाम पूछ रहा है वो आपसे। एक क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉयड है जिसका नाम है बेन्नू, तो वहां से हमको पत्थर और डस्ट कलेक्ट करके लानी है ताकि उसकी जांच हो सके। तो नासा का ये मिशन दोस्तों, नासा का ये मिशन क्या है? ये आर्टेमिस वगैरह ये सब पुराने हैं, ये सब पुराने हैं। वोयेजर तो कितना पुराना है। सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर हो गया ओसिरिस रेक्स। ठीक है, ओसिरिस रेक्स। तो किसी ने हमसे पूछा कि बोले तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं तो बेनू जा रहा हूं। बोले बेनू क्या है? बोले शूद्र ग्रह है, मैं वहां से पत्थर और मिट्टी लेने जा रहा हूं। तो सामने वाला सुनेगा कि भाई तुम शूद्र ग्रह से पत्थर मिट्टी लेने जा रहे हो, तो सामने वाला क्या पूछेगा? आर यू सीरियस? सच में आर यू सीरियस? तो वैसे ही हम याद रखेंगे, आर यू सीरियस? ओ सीरियस, तो ओ सीरियस, है ना। ऐसे हम याद रख सकते हैं, कुछ ना कुछ हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखें, इस मिशन ने सैंपल वगैरह कलेक्ट करे और ये अर्थ में वापस भी आ चुका है, रिसेंटली न्यूज में था। ठीक है, बस ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, बस ये शूद्र ग्रह बेनू आप याद रखिएगा। भारत की सबसे पहली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने इंडिया का सबसे पहला व्हाट्सएप पर आधारित गवर्नेंस सिस्टम लॉन्च कर दिया है? यानी कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहला व्हाट्सएप पर आधारित शासन प्रणाली, व्हाट्सएप पर आधारित गवर्नेंस सिस्टम लॉन्च किया है? ठीक है, तो यार इसका आंसर तो मुझे भी नहीं याद आ रहा। अच्छा, नाम क्या रखा है इसका? मन मित्र, माना मित्र, माना मित्र, मन मित्र होगा वैसे तो। ये यार ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो भूल गया। किसने किया होगा? महाराष्ट्र तो माना मित्र जैसा कुछ करेगा नहीं, क्या लग रहा है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में से कुछ लग रहा है ना, माना मित्र। आंध्र प्रदेश, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, आंध्र प्रदेश है।
तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये माना मित्र करके एक पहल लॉन्च करी है और ये इंडिया की व्हाट्सएप पर आधारित सबसे पहली शासन प्रणाली गवर्नेंस सिस्टम वाली पहल है। लगभग 161 नागरिक सेवाएं जो हैं इसमें प्रदान की जाएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उसमें एक शब्द लिखा था भारत का सबसे पहला व्हाट्सएप आधारित शासन प्रणाली, तो वहां पर इसीलिए मैंने उसको वहां पर पिकअप किया था। ठीक है, चलो आगे देखें। यह तो बहुत तगड़ा है। क्या बोलता है? इंडियन रेलवेज के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें यात्रियों की सारी सेवाएं शामिल होंगी। खत्म कहानी। इंडियन रेलवे के द्वारा केवल एक एप्लीकेशन जिसमें यात्रियों के संबंध में सारी सुविधाएं होंगी। उसका नाम क्या रखा है? एक ऐप है ना, तो बस नाम में भी तो लिखा है वन रेल। रेल वन है, वैसे तो रेल वन आना चाहिए, रेल वन है ना, ये वन रेल लिखा है, ये होना चाहिए रेल वन। वन बाद में होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? वन रेल, रेल वन, रेल वन है ना, रेल वन है, रेल वन, रेल वन है ना, रेल वन। ठीक है, तो ये इंडियन रेलवेज के द्वारा ऐप लॉन्च कर दिया गया रेल वन, और रेलवे के संबंध में जितनी भी सेवाएं होती हैं यात्रियों के लिए वो सारी दी जाएंगी इसी ऐप के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। चलो आगे देखें, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, वाह भाई वाह, एक सैन्य अभ्यास है जिसका तो नाम ही साइक्लोन है। लो खत्म। हमने पिछले लेक्चर में कौन सा साइक्लोन पढ़ा था? साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है तो आपका मितवा उड़ जाता है, तो मितवा से दितवा। ठीक है ना, तो भैया यहां पर तो सैन्य अभ्यास का नाम ही साइक्लोन है। खत्म कहानी। लो बताओ, साइक्लोन तो ये कौन से दो देशों के बीच का है? भारत सऊदी अरब, भारत इजिप्ट, भारत यूएई और भारत और इजराइल। भारत और इजराइल और सऊदी अरब तो ये नाम नहीं रखेंगे, दो में आ सकता है। जो सही आंसर तो वैसे मुझे यहां पर पता है, सही आंसर क्या है? भारत और मिस्र, यानी कि इंडिया एंड इजिप्ट। ठीक है, नाम क्या रखा है? साइक्लोन। साइक्लोन ऐसे आप, वो इजिप्ट में ऐसे रहती थी ना अपनी ममीज, ममीज रहती ना, ममीज वो उसमें कॉफिन में बंद होती थी, वो कॉफिन खोलते थे तो मम्मी बाहर निकलती थी भूत जैसी, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि जिंदगी में चक्रवात आ गया, साइक्लोन आ गया, तो ऐसा भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखें। अगला क्या है? भारत का सबसे पहला, सॉरी एशिया का सबसे पहला, एशिया का सबसे पहला हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज्ड एनीमेट्रॉनिक एलिफेंट। अरे बाप रे, सिंपल शब्दों में नकली हाथी। एशिया का सबसे बड़ा नकली हाथी, उसका नाम क्या रखा गया है? दिखता एकदम असली जैसा है, नकली हाथी है लेकिन दिखता एकदम असली जैसा है। ठीक है, तो नाम क्या रखा गया है इसका? एली। क्या नाम रखा गया है? एक पहले कार्टून भी आता था जिसमें एलिफेंट का नाम एली होता था। ठीक है, एलिफेंट का ही शॉर्ट फॉर्म है एली। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा नकली हाथी है, दिखता असली जैसा है। बोले सर ये कौन सी खबर है? अरे रुको तो सही, ये खबर बड़ी कीमती है। एशिया का सबसे बड़ा है भैया। अब देखो क्यों बनाया गया है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए यहां पर नोट्स बनाए हैं। क्यों बनाया गया है सुनो। सर्कस, मंदिरों और पर्यटन सवारी में हाथियों के साथ होने वाली क्रूरता के बारे में लोगों को जागरूक करना। एक हाथी है, वो आरती करता है, शाम को आरती करता है, शायद ये मथुरा के आसपास की कोई जगह है, आरती करता है। तो भैया आप सर्कस में हाथी यूज कर रहे हो, आप हाथी से आरती करवा रहे हो, आप हाथी को टूरिज्म में यूज कर रहे हो, लेकिन इस बात का याद रखना कि उसके साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए भैया, सीधी सी बात। ठीक है, उसके बाद यह संदेश देना कि हाथियों का उपयोग मनोरंजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। एलिफेंट्स आर नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट। हाथी आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। प्यारा, बहुत प्यारा होता है हाथी, बहुत वफादार होता है। मेरे फादर जब थे तो बताते थे कि उनके गांव में एक हाथी आता था, यूपी साइड में। तो वो हाथी क्या, जब भी वो हाथी आता था तो उसके लिए गांव के बाहर एक स्कूल था, तो उस स्कूल में उस हाथी के लिए खाना बनता था, और वो हाथी खाता था बाजरे की रोटी, घी तो ऐसा कि बिल्कुल डुबा डुबा के, और गरम गरम गुड़।
तो बाजरे की रोटी हमारे यहाँ क्या होता है कि चूरमा बनता है, पता नहीं आप लोगों के यहाँ बनता होगा कि नहीं। तो चूरमा बनता है, बाजरे की रोटी, गुड़, घी, बढ़िया मजा आ जाता है। तो उसको मिक्स करके वो हाथी कम से कम बताते हैं कि 400-500 रोटी खाता था वो, बाप रे गुड़ और घी मिला के खींच के। तो ये प्यार करने के लिए हाथी है भैया, हाथी के से मजे नहीं करने हैं आपको, ठीक है। तो इस बात की जागरूकता देने के लिए उसको बनाया गया है एशिया का सबसे बड़ा हाथी, जो नकली है परंतु दिखता असली जैसा है। और इसका जो उद्घाटन हुआ है वो 11 फरवरी 2025 बेंगलुरु में हुआ है। तो ये बेंगलुरु शब्द जो है आप लोग याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जो 39 नंबर के राष्ट्रीय खेल हैं जिनका आयोजन 2027 में होना है, तो कौन सा राज्य इसकी मेजबानी करेगा? अच्छा चलो, अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या? देखो सुनो, ये जो आप देख रहे हो ना इधर राष्ट्रीय खेल, ये एक तरह से इंडिया के ओलंपिक्स हैं भैया। जैसे वर्ल्ड लेवल पर ओलंपिक्स होते हैं, उसमें अलग अलग देश हिस्सा लेते हैं, ऐसे ही इंडिया के ओलंपिक्स हैं, अलग अलग राज्य इसमें हिस्सा लेते हैं। तो 39 नंबर का राष्ट्रीय खेल 2027, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी होगी साहब मेघालय के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? मेघालय जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा इजी शब्दों में कनेक्ट रखोगे ना तो लाइफ टाइम याद रहेगा। बोले सर नेशनल गेम्स सर ने बताया था, बोले भारत के ओलंपिक जैसा होता है, तो ऐसा ही है भैया, ऐसा ही है। अब देखो मैंने लिख भी दिया है वहां पर, भारत के ओलंपिक समझ सकते हो आप इसको, भारत का ओलंपिक समझ सकते हो। इसकी शुरुआत देखो कब हुई थी, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, लाहौर में 1924 में। तब इसका नाम क्या था? इंडियन ओलंपिक गेम्स। तब तो इसका नाम ही था इंडियन ओलंपिक गेम्स, सोचिए। लेकिन जब भारत अपनी आजादी के निकट आया 1940 में आसपास जाकर इसका जो नाम बदलकर रख दिया गया राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स। 1940 में इसका नाम हो गया नेशनल गेम्स, और 1924 में जब इसकी शुरुआत हुई थी लाहौर में, तब इसका नाम था इंडियन ओलंपिक गेम्स, ठीक है। और अभी जो आने वाला है 2027 में, उसकी मेजबानी कौन करेगा? मेघालय राज्य करेगा। इंपॉर्टेंट है, ओके। तरीके से पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा प्रश्न है। ये दो कथन वाले प्रश्न तो एमपीपीएससी को बड़े पसंद हैं। क्या कहता है कथन वाले प्रश्न में? सबसे पहले मैं क्या कहता हूं, यह पता लगाओ कि वो क्या बोल रहा है, सही कथन या गलत कथन। तो यहां कह रहा है सही कथन पहचानो। जर्मन वॉच नामक एक संस्थान है जो हर साल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी कि जलवायु जोखिम सूचकांक को पब्लिश करती है, प्रकाशित करती है, ठीक है। एक कथन ये हो गया। तो ये पूरी जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स से संबंधित हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक से संबंधित हैं। तो जर्मन वॉच नाम की जो संस्थान है, ये हर साल एनुअली, प्रतिवर्ष, ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जलवायु जोखिम सूचकांक प्रकाशित करती है। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2025 की, यहां पर लिखा नहीं है, ये जो दूसरा कथन है ना, ये जो दूसरा कथन है ये 2025 की रिपोर्ट अनुसार है, इसीलिए आप यहां इसको पढ़ रहे हो। ये 2025 की रिपोर्ट अनुसार है, ठीक है। तो क्या कहता है, 1993 से लेकर 2022 तक जितनी भी मौसमी घटनाएं हुई हैं उसमें इंडिया की रैंक 6ठी आई है। जितनी भी मौसमी घटनाएं हुई हैं और उन मौसमी घटनाओं से जितना भी देश प्रभावित हुआ है, बाढ़ आई हो, बारिश तेज हुई हो, बादल फट गया हो, सुनामी आई हो, सब कुछ हो गया इन वर्षों के बीच में। तो 1993 से 2022 के बीच में क्या क्या नहीं आ गया, है ना। तो यहां पर
जलवायु की घटनाओं से जो भी देश पर प्रभाव पड़ा है उसके हिसाब से रैंकिंग की गई है, जिस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा गया उसको ऊपर रख लिया गया। तो यहां पर जो है इंडिया को 6th रैंक मिली है 1993 से 2022 के बीच में। प्रश्न समझ में आ गया दोस्तों? ये दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है, ये दोनों कथन सही हैं। तो यहां पर जो सही आंसर है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहां से फैक्ट क्या क्या चुरा लिए अपन ने? इंडिया की रैंक अपन को पता चल गई, 6ठी रैंक है 1993 से 2022 के बीच तक, और ये 2025 की रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ा है। और जर्मन वॉच नाम की इन संस्थान है वो जो है इस सूचकांक को जारी करती है, जलवायु जोखिम सूचकांक को, है ना। ये हमने देख लिया, दोनों कथन सही हैं। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये अभी लेटेस्ट वाला हमारे पास 2024 का ही मौजूद है। और जो इसको जारी करती है ना संस्थान, ये तो आपके मेंस का टॉपिक है भैया इकोनॉमी के अंदर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये संस्थान का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऐसे ही उसको अंग्रेजी में ऐसे हिंदी में कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आपके सिलेबस का पार्ट है भाई मेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस संस्थान के द्वारा जो है ना वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक बनाया जाता है, ठीक है भैया। अब इसमें क्या होता है कि कौन सा देश कितना ज्यादा भ्रष्टाचार की तरफ झुका हुआ है वो पता लगाया जाता है। तो इसमें क्या है ना, इसमें एक स्केल बनता है ऐसे, इस तरफ 0 है, इस तरफ 100 है। अगर आप 0 की तरफ आपकी रैंकिंग है तो मतलब बहुत ज्यादा करप्शन है, हाई करप्शन, बहुत ज्यादा करप्शन है, हाई करप्शन। अगर आप 100 की तरफ आपका झुकाव है, 100 के आसपास हो, 70 80 100, है ना, तो ये जो है क्लीन, क्लीन मतलब साफ हो, करप्शन नहीं है आपके देश में, ठीक है। अब भारत की रैंक तो यार, भारत में करप्शन अच्छा खासा है मेरे हिसाब से तो, है ना। तो 0 के आसपास तो रहेगा नहीं भारत, 100 के आसपास ही रहना है, करप्शन भयंकर है। तो आप देख लो, ऑप्शन में ही देख लो, 91 93 96 98, मतलब भयंकर करप्शन वाला है, साफ वाले की तरफ है। धट साला, सॉरी माफी चाहूंगा मैं अपने शब्दों के लिए, ये तो धोखाधड़ी है यार लिटरली, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है ये ऐसे ही काम करता है पैरामीटर। मैं तो इस बात को नहीं मानना यार, मतलब गलत है यार ये तो। 100 की तरफ तो साफ होता है व्यक्ति, पता नहीं यार, मेरा तो यही, मैंने तो यही पढ़ा था कि कभी हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हो, नहीं यार सही पढ़ा था। 100 की तरफ साफ होते हो, 0 की तरफ भ्रष्टाचार ज्यादा होता है यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होगा, मान लिया। यहां पे सही आंसर क्या है? ना छोटे के साथ जाओ ना बड़े के साथ जाओ, बड़े से एक छोटे के साथ जाओ, कि मुझे यहां पर आंसर नहीं पता तो मैं तो ट्रिक के साथ जाऊंगा। अब देख लेते हैं सही होगा कि नहीं। ना छोटे के साथ गया ना बड़े के साथ गया, बड़े से एक छोटे के साथ गया, 96, ठीक है, मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये पता नहीं, अब ये क्या लफड़ा है, 0 का मतलब हाई करप्ट होता है, 100 का मतलब साफ होता है। भगवान जाने इंडिया ने कैसे अपनी छवि दिखा दी भैया, साफ छवि, पता नहीं, समझ में नहीं आया। लेकिन भारत, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है, आंकड़े में कोई डाउट नहीं है, ये जो एक्सप्लेनेशन है इसमें कोई डाउट नहीं है। बस डाउट मेरे भीतर ये है कि भारत की रैंक इतनी अच्छी आगे से गई है ना। तो 2000, अबे समझा मैं, सब सही चल रहा है, कहीं गड़बड़ नहीं है। 96 तो रैंक है, रैंक तो देशों के हिसाब से आती है ना, देश तो बहुत सारे हैं, तो उनमें से 96 रैंक आई है भारत की। वही तो मैं कह रहा कि यार, वो जो मैं पीछे आपको बता रहा था ना 0 से 100 के बीच में, वो तो स्कोर है कि 0 की तरफ आपका स्कोर है तो बहुत भ्रष्टाचार है, 100 की तरफ आपका स्कोर है तो बड़े साफ स्वच्छ हो आप। तो अब आप खेल समझो, भारत का स्कोर कितना है 2024 में? 38, तो ये हुआ ना 0 के करीब, 100 से तो दूरी है, 0 के करीब है, भ्रष्टाचार है। और 2023 में इंडिया का स्कोर और बुरा था, नहीं बेहतर था, मतलब 100 के करीब 38 और 39 में से 100 के करीब क्या है, 39 100 के करीब है। तो पिछले साल तो अच्छी सिचुएशन थी,
एक एक नंबर से अच्छी सिचुएशन थी। 2023 से 2024 आते आते करप्शन बढ़ गया है। करप्शन क्या हुआ है? करप्शन भारत में बढ़ गया है, क्योंकि पिछले साल स्कोर था 39, 100 के करीब, अब हो गया 38, यानी कि एक और करीब आ गए आप जीरो की तरफ। तो भ्रष्टाचार लपक के है, भयंकर है। और ये जो रैंक है वो देशों के हिसाब से है कि सारे देशों में कितनी रैंक बनी, 96, और पिछले साल सारे देशों में कितनी रैंक थी, 93, है ना। भ्रष्टाचार तो है भैया। तो मैंने दोनों ईयर का लिख दिया है आपके लिए, बिल्कुल साफ स्पष्ट करके, ताकि आपको समस्या ना आए। उसके बाद एक और बहुत प्यारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। एक सिंचाई परियोजना है जिसका नाम क्या है, मोरंद गंजाल सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना का नाम है मोरंद गंजाल सिंचाई परियोजना। इसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं। कथन वाला प्रश्न जब भी आए तो ये पता करो कौन सा पूछा है, सही वाला कथन पूछा है यहां पर। तो क्या बोलता है गोरंद गंजाल सिंचाई परियोजना के बारे में, कि इस परियोजना का उद्देश्य है मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना। तो सिंचाई परियोजना है, उसका उद्देश्य सिंचाई सुविधा सुधारनी होगी, ये तो सही लग रहा है मुझे। उसके बाद ये जो सिंचाई परियोजना है ये सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व के, सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व के महत्वपूर्ण बाघ आवासों के डूबने का जोखिम पैदा कर रही। अच्छा, इस सिंचाई परियोजना से क्या हो रहा है कि सतपुड़ा के आसपास का जो टाइगर रिजर्व का एरिया है उसके डूबने का खतरा बढ़ रहा है। चलो ठीक है, सही है, पॉइंट समझ में आ रहा है। यह यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी? ये मोरंद और गंजाल। ये गलत है साहब, यमुना नदी कहां से आ गई मध्य प्रदेश में? ये गलत है, क्योंकि मोरंद और गंजाल जो हैं ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं, नर्मदा, ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज हैं, नदियां हैं। तो केवल फर्स्ट और सेकंड कथन सही है, तो 1 and 2 ओनली, बाकी नीचे वाला तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो नर्मदा की सहायक नदियां हैं। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, उड़ान 5.5 का उद्देश्य क्या है? उड़ान 5.5 का उद्देश्य क्या है? मतलब कौन से क्षेत्र में हवाई संपर्क को बढ़ाना है? महानगरीय क्षेत्र में, या मरुस्थलीय क्षेत्र में, डेजर्ट रीजन्स में, औद्योगिक क्षेत्र में, या दूरस्थ पर्वतीय और द्वीपीय क्षेत्र में, रिमोट हिली और आइलैंड रीजन्स में, कहां पर है? तो यार कुछ काम किया जा रहा है तो इधर ही किया जा रहा होगा, कि जो दूर दराज इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, वहां पर किया जा रहा होगा जी। ये रेगिस्तान में उड़ा के क्या करेंगे हम भैया, यहां पर है ऊंटों को पकड़ेंगे। तो उड़ान 5.5 क्या है? दूरस्थ, पर्वतीय और द्वीपीय क्षेत्र, यानी कि रिमोट हिली और आइलैंड रीजन्स में हवाई सेवाओं को जो है बढ़ाना है। सिंपल था, ये तो इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है? ओहो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसरो ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर बनाया है। पहले तो मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा कि ये होता क्या है प्लैनेटरी मिक्सर। इसको आप ऐसा समझ लो, वो जूस होता है, जूस बनाते हो, या घर में मिक्सी होती है, मिक्सर होता है मसाले वसाले पीसने के लिए, तो वैसा एक समझ लो, जिसमें रॉकेट वगैरह का जो फ्यूल होता है ना, सॉलिड फ्यूल, उसको डाल के बढ़िया मिक्स करते हैं। क्योंकि अगर वो जो रॉकेट वगैरह में जो फ्यूल डाला जाता है, अगर उसको बढ़िया तरीके से मिक्स नहीं किया गया तो रॉकेट बढ़िया तरीके से चलेगा नहीं। ये सिंपल भाषा में बता रहा हूं, ठीक है। और ये 10 टन का इसीलिए है क्योंकि जो इसरो जो अंतरिक्ष यान यूज करता है उसमें एक दो टन से तो काम चलेगा नहीं, कम से कम 10 टन का ईंधन चाहिए, सॉलिड फ्यूल चाहिए। तो 10 टन का ईंधन चाहिए, उसको बढ़िया तरीके से मिक्स किया जाएगा, है ना।
अब यहां पर ये प्लेनेट शब्द क्यों यूज किया गया है, ग्रह? क्योंकि ये जो मिक्सर है ना, ये बिल्कुल ग्रहों की तरह काम करता है। जैसे ग्रह क्या करता है, अपनी धुरी पर घूमता है, अपनी एक्सिस पर घूमता है और परिक्रमा भी करता है सूर्य की, अपनी जगह पर भी घूमता है और परिक्रमा भी करता है। इसी प्रकार से इसरो का ये जो मिक्सर है, इसके अंदर भी क्या जो सिस्टम लगे हुए हैं वो कैसे हैं, अपनी जगह पर भी घूमते हैं और ऐसे गोल गोल भी घूमते हैं। मतलब कोई चीज अपनी जगह पर भी घूम रही है और ऐसे गोल गोल भी घूम रही है, अपनी जगह पर भी घूम रही है और गोल गोल भी घूम रही है, बिल्कुल ग्रहों की तरह। ऐसे ये मिक्सर काम करता है, इसीलिए इसके अंदर जो है प्लेनेटरी शब्द यूज किया गया है ना। तो यहां पर क्या है मैं आपको बताऊं, मैं सॉलिड सॉलिड बार बार आपसे बोल रहा था। रॉकेट मोटर के लिए ठोस प्रोपेलेंट यानी कि सॉलिड फ्यूल को मिक्स करने वाला मिक्सर है ना, और ये दुनिया का सबसे बड़ा है। जो सही आंसर है वो ये है। मुझे नहीं पता मैं आपको समझा पाया हूं या नहीं, बट मैंने प्रयास पूरा किया है आपको सरल से सरल समझाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि केवल यहां पे मैं पढ़ दूं और आगे बढ़ जाऊं वो मतलब नहीं है। ये देखो मैंने आपके सरल शब्दों के लिए भी लिखा है कि इसरो ने एक विशाल मशीन बनाई है जो रॉकेट ईंधन को बहुत शक्तिशाली और एक समान तरीके से मिलाती है ताकि रॉकेट और अधिक मजबूत और सुरक्षित बन सके, है ना। तो बस यही है। तो प्रश्न क्या था भाई? अच्छा हाँ, प्रश्न ये था कि इसरो ने ये जो बनाया है वो काय के लिए बनाया है। तो वो सॉलिड फ्यूल याद रखना, और वो रॉकेट के लिए बनाया है ना। चलो अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाँ, भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ज्ञानेश कुमार। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो 2023 का नया कानून आया है ये उसके अनुसार बने हैं। और 2023 का जो नया कानून है, 2023 का जो नया कानून है वो किसके संबंध में आया है? भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संबंध में। ठीक है, ईसीआई होता है, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और प्रश्न ये था 2023 वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था कि 2023 का जो नया कानून आया है उसमें क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में किसे बिठाया जाएगा और किसे नहीं बिठाया जाएगा, उसके लिए जो है एक खोज समिति होगी। और इस खोज समिति के जो हेड होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, वो कौन बनाए जाएंगे? कानून मंत्री। ये प्रश्न मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। पूरी संभावना है इस बार ये चमक जाए प्रश्न। ठीक है, चलो। तो ये तो ज्ञानेश कुमार हैं, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। हम आगे हम देखें, आगे क्या है। हाँ, कुल कितने सफाई कर्मचारियों ने मिलकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया, जहां पर महाकुंभ के दौरान जो है नदी की साफ सफाई के लिए? तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको संदेश मैगजीन की सीरीज में भी पढ़ाया था कि महाकुंभ 2025 के दौरान कितने सफाई कर्मचारियों ने मिलकर साफ सफाई करके नया रिकॉर्ड बनाया। तो इसका आंसर है दोस्तों 300 कर्मचारी, है ना। 1000 मत टिक कर देना भावुक होके। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है 300 सफाई कर्मचारियों ने मिलकर महाकुंभ के दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया। दुनिया की सबसे पहली ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जिसका नाम है वेव्स, ये भी मैं आपको संदेश मैगजीन में बता चुका हूं, इसीलिए संदेश मैगजीन खास है। नाम है उसका मध्य प्रदेश की संदेश मैगजीन, लेकिन खबर हमको उसने बहुत सारी पढ़ा दी, मुझे बहुत पसंद है लिटरली वो। तो ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स का जो आयोजन है वो कहां हुआ था? तो ये बड़ा सिंपल सा आंसर है, मुंबई। वो जियो वाला जो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर ऑफ जियो ऐसा कुछ है ना, वहां पर जो है इसका आयोजन हुआ था वेव्स का। ये बेसिकली इस बात को दर्शाती है, ये जो वेव्स समिट हुई थी ना, ये इस बात को दर्शाती है कि भारत जो है वो मनोरंजन क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में समय के साथ बेहतर बन रहा है, डिजिटल बन रहा है। जियो हॉटस्टार जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। चलिए, अंतिम प्रश्न जो है दोस्तों आज का वो क्या है? भारतीय उत्पादकता सप्ताह यानी कि इंडियन प्रोडक्टिविटी वीक कब मनाया जाता है? भारतीय उत्पादकता सप्ताह, इंडियन प्रोडक्टिविटी वीक कब मनाया जाता है? छोटी संख्या क्या है भैया यहां पर? ये है 1 से 7। और बड़ी संख्या क्या है? 20 से 26। छोटे के साथ मत जाओ, बड़े के साथ मत जाओ, बड़े से एक छोटे के साथ जाओ, इसके साथ, क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता तो मैं तुक्का लगा रहा हूं, और तुक्का लगाऊंगा तो ट्रिक के साथ लगाऊंगा।
तुक्का लेकिन हमारा गलत भी हुआ है, ट्रिक गलत भी हुई है। ट्रिक गलत होती है लेकिन ज्यादातर जगह काम करती है। तो भारतीय उत्पादकता सप्ताह 12 फरवरी से 18 फरवरी, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। 12 फरवरी से 18 फरवरी ये वो समय है जब वैलेंटाइंस डे खत्म होने वाला होता है, और जब वैलेंटाइंस डे खत्म होता है तो व्यक्ति काम धंधे में लगता है, तो इसीलिए उसकी उत्पादकता, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये हो गया अपना सही आंसर। तो दोस्तों इसके साथ आज के जो 50 प्रश्न हैं वो होते हैं समाप्त। तो 2 लेक्चर्स में हमने 100 प्रश्न अपने कर लिए हैं। इसी प्रकार से निरंतर हम आगे बढ़ते जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताते नहीं हो यार, आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो, पहले तो आप ये नहीं बताते। बढ़िया बढ़िया आप कमेंट में एक भी मोटिवेशनल शायरी नहीं लिखते हो, ये भी नहीं बताते हो कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। अरे भैया अपनी जगह बताओ, अपना जिले का नाम लिखो, हार्ट इमोजी लगाओ, अच्छी मोटिवेशनल शायरी लिखो, तब तो कमेंट पढ़ने में मजा भी आए। मरे मरे से कमेंट हैं, कोई कुछ मांगता रहता है, कोई कुछ मांगता रहता है। मांगना मांगना छोड़ो, जिंदगी को थोड़ा सा एंजॉय करो भाई। बहुत टेंशन है लाइफ में, थोड़े से वजहें मिलनी चाहिए एंटरटेनमेंट की, नहीं मिलनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिखा करो, कुछ अच्छा लिखा करो, है ना। प्रेम कविताएं मत लिख देना, शायरियां लिखो बढ़िया बढ़िया, ताकि दूसरा कोई तीसरा आए भैया देखे, बोले मास्टर साहब का लेक्चर चल रहा है, ये लोग आते हैं देखते हैं, तो कोई तीसरे व्यक्ति आए तो भैया उसकी नज़र में अपनी छवि अच्छी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, कि बोले सारे सदमे में पढ़ रहे हैं बस अच्छा अच्छा लिखो उसमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।